बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूँ इशाल अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सुबह खैर। और ये भी उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह बड़ी अच्छी गुजर रही होगी। पाकिस्तान का हीरो, पाकिस्तान का शेर वापस आ चुका है और उनको जिस अंदाज में वेलकम किया गया वही उनके शायान शान था। और किसी हद तक कह सकते हैं कि पाकिस्तानियों ने हक अदा किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है इस जैसे बेशुमार हीरोज़ के लिए। और एक नई तारीख पाकिस्तान के एक एथलीट ने रकम की है। पूरी पाकिस्तान के अंदर उसकी आवभगत हो रही है और पूरी दुनिया में धाक बिठाई है। और क्यों ना हो जाए, ये डिज़र्व करते हैं ऐसे हीरोज़ जो पाकिस्तान के अंदर बग़ैर किसी फैसिलिटीज़ के, बग़ैर किसी हुकूमती सपोर्ट के अपने बलबूते पे ऐसे हीरोज़ जब मंजर आम पर आते हैं तो वो बताते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की किसी तौर भी कमी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, हर तरफ इस वक्त अरशद नदीम के चर्चे ही चर्चे हैं। हम देखें मियाँ चन्नू जहाँ से वो ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पर भी बहुत सारे हमने मनाजर ऐसे देखे खुशी के, और पूरा गाँव जो है वो एक हो गया था। पूरा उनका जो इलाका था वो उस वक्त एक हो चुका था और उस खुशी में मिलकर जो है वो शामिल थे। और जिस तरह से हमारा सर बुलंद किया है फ़ख्र से अरशद ने, उसी तरह से हम चाहते हैं कि जो मज़ीद आने वाले हीरोज़ हैं, जो अनसीन हीरोज़ हैं, जिनको अभी तक सपोर्ट नहीं मिली है, जो मंजर आम कम से कम अब उनको हक मिल जाए, अब उनको वो हक मिल जाए और अब वो सामने आ सकें। और जो 92.97 मीटर थ्रो करना, ये बहुत बड़ी थ्रो थी। मेरे ख्याल में मसल्स जो है ना आपके पूरे, उनकी पूरी एनर्जी लगती है। और जिस सहूलियात के साथ, जिस तरह का जिम हमने दिखाया अपने नाज़रीन को, जिस तरह की रिहाइश थी अरशद की, यकीनी तौर पे किसी मुआवजे से कम नहीं है। और ये जो 92.97 मीटर दूर उसने जावलिन फेंका है, नेज़ा फेंका है, पाकिस्तानी कौम की परेशानियों को भी इतनी ही दूर जाके अरशद ने फेंक दिया है। कुछ देर के लिए ऐसा लगा है कि पूरी पाकिस्तानी कौम एक हो चुकी है। और जिस वक्त ख़ासतौर पर नाज़रीन, ये हमने एक तवील ट्रांसमिशन भी की थी जिस दिन ये कारनामा सर अंजाम दिया था अरशद ने, और सभी ये कह रहे थे कि उनके दिल, उनकी आंखें खुशी से भर चुकी थीं। और इतनी बड़ी खुशी इतनी परेशानियों के दौर में, इतने घुटनज़दा दौर में जिसमें बेशुमार मसाइल हैं, बेशुमार महंगाई के बोझ तले पाकिस्तानी अवाम दबी हुई है, तो ऐसे मौके पर इस तरह की खुशी यकीनी तौर पर बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ है, बहुत बड़ी खुशी है। और जिस तरह से इकट्ठे किया गया है जुनैद, वो भी दिखाते हैं अपने नाज़रीन को कि कितना शानदार इस्तकबाल किया गया है। परेशानियों के दौर में खुशी की किरण बन के जिस तरह से अरशद नदीम सामने आया है और तारीखी इस्तकबाल किया गया है, ऐसे लम्हात जुनैद कभी आपने इससे पहले मनाजर ये देखे? मैं तो कहता हूँ कि ये जो लम्हात हैं ये सदियों तक याद रखे जाएंगे और आने वाले जो हमारी जनरेशन्स होंगी उनके लिए भी मिसाल साबित होंगे। और ये तौर पर अपने इस तरह के हीरोज़ को ट्रिब्यूट पेश करना, इस तरह का उनकी आवभगत होना, ये यकीनी तौर पर मोराल बढ़ाता है, हौसला बढ़ाता है। और ऐसे बच्चे बच्चियाँ जो कि अमूमी तौर पे इंशाल्लाह हम ये भी देखते हैं कि बच्चों को खेलकूद से रोका जाता है, कहा जाता है, मिसाल भी है ये, बल्कि मुहावरा भी है कि खेलोगे कूदोगे तो होगे ख़राब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे बनोगे नवाब। तो अब ये मुहावरे को भी उलट कर दिखाया है हमारे इस हीरो ने। और जिस तरह की स्पोर्ट हम देखते हैं कि क्रिकेट को तो एक वाबस्तगी भी है, जज्बात भी वाबस्ता है, लेकिन दीगर खेलों को नज़रअंदाज किया जाता है। लेकिन अब इस कामयाबी के बाद ये जो तारीख रकम की अरशद ने, उम्मीद करते हैं कि हमारे पेरेंट्स भी, हमारे असातिज़ा भी और हमारी हुकूमतें भी, हमारे हुक्मरान भी इसको सोचेंगे कि खेल सिर्फ खेल कूद के लिए नहीं होते, बल्कि उनको निखारने के लिए, उनको उभारने के लिए, उनकी सलाहियतों को मज़ीद पॉलिश करने के भी काम आते हैं। तो जिस वक्त वो पहुँचे थे, मियाँ चन्नू पहुँचे थे, उस वक्त भी पूरा गांव, पूरा इलाका उमड़ आया है अपने हीरो को वेलकम कहने के लिए। और जिस वक्त हमने देखा है चाल कि अपने वालिद के गले लगे हैं अरशद और अपनी वालिदा से उन्होंने मिला है, तो उनके जो जज्बात हैं वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाए और उनकी आंखें भरी हुई थीं और एक दूसरे को गले लग के उन्होंने इस सेलिब्रेशन को मनाया। ये वालहाना इस्तकबाल गाँव वालों की तरफ से भी किया गया है और जिस तरह से पूरा शहर, और वहाँ से भी एक काफ़िला निकला था, रवाना हुआ था, जिसको माँ ने अपनी दुआओं में रवाना किया कि जाओ मेरे बहादुर और मेरे माशाल्लाह से इतने मतलब बड़ा कारनामा सर अंजाम देने वाले सपूत को लेकर आओ। तो सब जब मियाँ चन्नू लेकर पहुँचे हैं तो वहाँ पर फ़कीदुल मिसाल ये मनाजर आप देख सकते हैं जिस तरह से इस्तकबाल किया गया। तो आए हम आपको कुछ मनाजर मज़ीद दिखाते हैं। कारनामा सर अंजाम दे चुका है हमारा हीरो, हमारा शेर, और जो कुछ पाकिस्तानी कौम वैसे कर सकती थी वो किया है, चाहे वो घोड़ों के रक्स हों, जो हार पहनाने हों, या उनके ऊपर इनामात की बारिश करनी हो। पाकिस्तान को 40 साल के बाद गोल्ड मेडल दिलवाने के बाद पूरी कौम अरशद नदीम की मशकूर है और हुकूमत भी गरा कदर खिदमात पर कौमी हीरो की मोतरफ दिखाई देती है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। ओलंपिक्स में सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद करने पर सदर ममलिकत की जानिब से भी अरशद नदीम के लिए सिविल अवार्ड और हिलाल इम्तियाज़ का ऐलान किया गया है। इसके साथ हुकूमत पाकिस्तान ने 14 अगस्त की मुनासबत से भी अरशद नदीम की खसूसी तस्वीर जो है वो अज़्म इस्तेहकाम के तौर पर
डाक टिकट पर जारी कर दिया है। यकीनन ऐसे इकदाम जो हैं वो ऐसे खिलाड़ियों के हौसले मज़ीद बुलंद करते हैं और उन्हें मज़ीद कुव्वत मिलती है कि वो किसी भी मैदान हो उसको सर कर सकते हैं, फतह कर सकते हैं। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं बहुत सारे इनामात की भी जुनैद हौसला अफजाई के लिए बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और हमने देखा कि अरशद नदीम जो है उसकी जिस तरह से हौसला अफजाई अब की गई है, अगर ये पहले की जाती तो और ज़्यादा वो अच्छे से परफॉर्मेंस दे सकता था। इशाल ये भी है कि जितना पुरसुकून अंदाज में ये थ्रो फेंकी है अरशद ने, इसके ऊपर बड़ी बात हो रही है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि 95 भी क्रॉस कर सकते थे और करने की इनके अंदर सलाहियत है। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है आई थिंक 98 मीटर्स है, जो कि ओलंपिक के अलावा है। तो मेरे ख्याल में अगर थोड़ी सी सपोर्ट की जाए और जिस तरह के वसाइल हमने इस पर बार बात हो चुकी है, उनके पास सही तरह की जो खुराक होनी चाहिए एक एथलीट के लिए वो मैसर नहीं थे, जावलिन के पैसे उनके पास नहीं थे, जो ट्रेनिंग उनको होनी चाहिए वो अभी तक नहीं मैसर थी। लेकिन अब उम्मीद करते हैं कि सारा कुछ होने के बाद वो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो बनाने की पूरी सलाहियत रखते हैं। ओलंपिक्स का रिकॉर्ड तो बना दिया, 118 साल तारीख का उन्होंने तोड़ दिया है, लेकिन वो इससे भी बड़े रिकॉर्ड बनाने की सलाहियत रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब कुछ बात कर लेते हैं जिस तरह सियासी और समाजी शख्सियात ने उन्हें नवाजा है और उनसे मोहब्बत का इजहार किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी उनके लिए 10 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। इस तरह दीगर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऐलान किया। हुकूमत सिंध ने भी अरशद नदीम के लिए 5 करोड़, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने 10 लाख रुपए का इनाम का ऐलान किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की अगर बात कर ली जाए तो उन्होंने भी उनके लिए एक गिफ्ट का ऐलान, इनामी रकम का ऐलान किया है। तो ये बड़ी बात है, बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आने वाले वक्तों में बहुत सारी अदर जो स्पोर्ट्स हैं उनको भी एक तो बढ़ावा मिलेगा, वो देखने में हमें सामने मिलेंगी। लेकिन उसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स जो छुपे बैठे हैं, बहुत सारे और अरशद नदीम जो हैं वो हम बहुत जल्द मंजर आम पर आते हुए देखेंगे, क्योंकि ये एक बढ़ावा देने वाली बात है, एक इंकरेज करने वाली बात है, जिसके बाद बहुत सारे खिलाड़ी जो वो सामने आएंगे और अपनी अच्छे से परफॉर्मेंस दे सकेंगे। अच्छा, हमारे नुमाइंदे, हमारी टीम मुसलसल इस इवेंट को यकीनी तौर पे जिस तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए, आवाम की ख्वाहिश भी ये है कि हमें दिखाया जाए हमारे हीरो की आवभगत कैसे हो रही है। जो लोग यहाँ पर मौके पर मौजूद थे, चाहे वो एयरपोर्ट पे हों या हम आपको मियाँ चन्नू के मनासिर दिखा रहे हैं जिस वक्त अपने घर पहुँचे चक 101 में, तो हमारे रिपोर्टर भी मौजूद थे इशराज निसार। उन्होंने अरशद नदीम से जो गुफ्तगू की है, क्या जज्बात थे इस मौके पर हमारे हीरो के, वो भी सुनिए। सुना होगा एक तीर से 2 निशाने, लेकिन एक तीर से 4 निशाने करने वाला सिर्फ पाकिस्तान का वाहिद सपूत अरशद नदीम हमारे साथ मौजूद है, जिसने दुनिया भर में पाकिस्तान का फ्लैग ऊपर कर दिया। हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं क्या कहेंगे इस बारे में। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है, और अपने वालिदैन का और इनके साथ साथ पूरे पाकिस्तानी कौम का, पूरे पाकिस्तानी मीडिया का, जिनकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला ने मुझे पेरिस ओलंपिक्स 2024 में गोल्ड से नहीं बल्कि उनका रिकॉर्ड भी ब्रेक करवाया है। अगर देखा जाए तो इसके पीछे बहुत मेहनत है मेरे कोच की, सलमान इकबाल भट्ट साहब की, और जो डॉक्टर हैं अली शेर बाजवा साहब, उनकी बड़ी मेहनत है। क्योंकि मेरी इसी साल 2024 में फरवरी में मेरी सर्जरी हुई और उसके बाद हमने रिहैब की, फिर मुझे 2 दफ़ा इंजरी भी हुई, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा वर्क किया। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं कि मैंने पेरिस ओलंपिक्स का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। ये पाकिस्तान की मेरे ख्याल में हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि पहले आपने रिकॉर्ड ब्रेक किया, फिर दूसरा रिकॉर्ड ब्रेक किया, अपना रिकॉर्ड ब्रेक किया, 118 साल तारीख को जो है वो ब्रेक किया, फिर गोल्ड मेडल जीता 30 साल बाद। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि जब आप एंटर हुए थे फेंकने के लिए, उस वक्त क्या फीलिंग थी? देखें कि जैसे मैंने 1 महीना पहले डायमंड लीग खेली पेरिस में, वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे होप हुआ कि इंशाल्लाह मैं पेरिस में जो ना अच्छा परफॉर्म करूँगा, गोल्ड की फाइट करूँगा। और जैसे मैंने क्वालिफाई राउंड में पहली थ्रो की, और इससे पहले मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में फर्स्ट थ्रो की थी 80+, तो उसके बाद ये सेकंड टाइम मैंने 86 जो थ्रो की। तो मैं जब क्वालिफाई किया तो मुझे होप हो गई थी, और उसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान की कौम की दुआएं थी मेरे साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत होपफुल हो गया था कि मैं इंशाल्लाह फाइनल में गोल्ड की फाइट करूंगा। अरशद, ऐसा लग रहा था उस दिन कि वो आपका दिन था, जिस तरह आप चले, जिस तरह आपने थ्रो किया, तो थ्रो करने से पहले ही आपके चेहरे से लग रहा था कि आप जीतेंगे और सब रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। आपको क्या लग रहा था? अगर देखा जाए तो जितनी हमने अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की थी, और मेरे ख्याल में आप किसी भी काम में मेहनत करो अल्लाह ताला उसका फल देता है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, मेरी जो मेहनत थी उसका अल्लाह ताला ने फल दिया है। मेरे कोच साहब सलमान इकबाल भट्ट साहब, अली शेर बाजवा जो डॉक्टर हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की।
तो पीछे मेरे जितनी दुआएं थी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मेरे पीछे पूरे पाकिस्तानी कौम की दुआएं थी। तो अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है और ये अगस्त का महीना है, तो इंशाल्लाह जैसे अल्लाह ताला ने मुझे खुशी दी है 8 अगस्त को, तो आगे 14 अगस्त भी आने वाला है, तो इंशाल्लाह मिलकर जो है ना वो इस मेडल के साथ 14 अगस्त में। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये बताएं कि छोटे छोटे बच्चे देखे हैं जो आपका हाथ चूम रहे हैं कि इस हाथ से आपने फेंका है। दो भाई यहाँ पर मौजूद थे, चांद, हमजा, उन्होंने एक पैगाम भी दिया आपको। क्या कहना चाहेंगे पूरी कौम के लिए, क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम मेरा कौम से यही है कि आज मैंने अपनी कौम का जो प्यार देखा है, जो मोहब्बत देखी है, तो एक अलग सा जुनून पैदा हुआ है और इंशाल्लाह इस जुनून को आगे लेके जाऊंगा। जैसे कि आगे 28 में दोबारा ओलंपिक्स होगी, उससे पहले बहुत सारे कंपटीशन है, जैसे वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, एशियन गेम्स है, उनके लिए इंशाल्लाह भरपूर तैयारी करूंगा कि ताकि जैसे अल्लाह ताला ने हमें खुशी दी है पेरिस ओलंपिक्स में, इंशाल्लाह इसी तरह पूरे पाकिस्तानी कौम को मैं खुशियाँ देता रहूँ। दुनिया भर में जो कामयाब लोग हैं उनका अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना जो है वो उनको कामयाब करवाता है। क्या समझते हैं कि 95 क्रॉस करेंगे? इंशाल्लाह उस वक़्त फीलिंग माशाल्लाह 95 की थी, लेकिन मैं जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं, इसमें अल्लाह ताला की बहुत बेहतरी है। जैसे कि मैंने पहले 90 क्रॉस किया हुआ है, तो होपफुल था कि इंशाल्लाह मैं अच्छी थ्रो करूं, लेकिन अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूं कि मैंने 92.97 थ्रो करके बल्कि गोल्ड मेडल जीता, उसके साथ साथ पेरिस ओलंपिक्स का रिकॉर्ड भी ब्रेक किया। पेरिस ओलंपिक्स का रिकॉर्ड भी ब्रेक किया, गोल्ड मेडल जीता। अरशद हमारे साथ एक नारा लगाइएगा जो पूरी दुनिया देखे, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये थे जज्बात। और इशाल एक चीज़ लाजमी कहनी पड़ेगी, बहुत ही हम्बल और बहुत ही डाउन टू अर्थ आदमी है अरशद। एक अच्छे एथलीट तो है लेकिन एक अच्छे इंसान भी है। जिस तरह से वो एक्नॉलेज कर रहे हैं, उम्मीद तौर पे ये कहते हैं कि सारा कुछ मेरा किया धरा है, लेकिन वो क्रेडिट दे रहे हैं। और यहाँ तक कि बड़ी जिस पे तनकीद हो रही है वज़ीर आज़म की उस फुटेज के ऊपर, उन्होंने एयरपोर्ट पहुँचने के बाद भी उनको भी कहा है कि मैं उन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ। तो ये एक बड़ी बात है, अपने फिजियो को, अपने ट्रेनर को, सभी को वो क्रेडिट दे रहे हैं। फिर जिस तरह से एयरपोर्ट से निकले इतनी लंबी फ्लाइट के बाद, और जितना बड़ा जमे गफीर था, जिस तरह से वो घर तक पहुंचे हैं, इतनी थकावट में उनका इतने इंटरव्यूज देना, ये भी बड़ी हिम्मत का काम। और बड़ी हिम्मत की बात के साथ साथ वो जिस तरह से पुरअज़्म है कि उन्होंने कहा कि 92.97 मैंने किए, लेकिन इससे भी ज़्यादा, मतलब मैं 95 को भी क्रॉस करूंगा इंशाल्लाह। और उनके जो जज्बे हैं, वो जो अज़्म है, वो इंशाल्लाह उन्हें कामयाब करवाएगा। और हम जो है वो देख लेते हैं कि शराज़ की वालिदा, शराज़ हमारे नुमाइंदे जो हैं वो उनकी वालिदा के साथ, अरशद नदीम की वालिदा के साथ थे, और किस तरह से उन्होंने अपना इजहार किया अपनी मोहब्बत का अपने बेटे के लिए, और इस जीत पर बेटे की वो क्या कहना चाह रही थी, वो भी जरा हम देखते हैं। दुआओं से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का परचम सर बुलंद हुआ। वो हमारे साथ मौजूद हैं, अरशद की वालदा। उनसे जानते हैं कि जिस वक्त अरशद ग्राउंड में गया तो उनके क्या तासुरात थे उस वक्त। माँ जी, सबसे पहले आपको बहुत मुबारक हो, और ये बताएं कि क्या फीलिंग थी जब आपने देखा कि अरशद थ्रो फेंकने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से भी तुहानू बहुत बहुत मुबारक है। कब मेरा बेटा थ्रो सिटन गया सी, मैं देख के अपने बेटे को बहुत खुश हुई थी, और मैनू मेरे बेटे से फख्र था भी इंशाअल्लाह ताला मेरा बेटा, मेरी दुआएं और अल्लाह ताला की ते पूरे पाकिस्तान की दुआएं और पूरे मुल्क की दुआएं मेरे बेटे के साथ थी, और मैं किया भी मेरा बेटा इंशाअल्लाह ताला वो मेडल जीतेगा, और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। आपने जो नीरज चोपड़ा, उसकी वालदा ने भी अरशद के लिए पैगाम दिया, और आपने भी कहा कि वो भी बेटा, ये बहुत ही खुशआइंद बात थी, इसको बहुत ही सराहा गया है। क्या कहेंगी? मैं उसको अभी चोपड़े से भी मुबारक देती हूँ, उसकी माँ को भी, उसके घर वालों से भी मुबारक देती हूँ, और वो मेरा अभी अरशद नदीम का भी दोस्त है, और किस तरह का मेरा अरशद नदीम है इस तरह का वो चोपड़ा है। अच्छा, ये दसो मां जी कि जिहड़े नौजवान नस्ल है, अरशद ने बहुत ही ऐसे हालात दे विच उन्हें साबित किया है कि दुनिया के उत्ते ना रोशन किया जा सकता है अगर मां दी दुआवां भी होन ते मेहनत की जाए। जिहड़ी नौजवान नस्ल उन्हां वास्ते की कहो भी? इस तरह किस तरह मेरे बेटे ने मेहनत की, तो इस तरह ही कहते होंगे मां दे लाल दूसरे भी मेहनत करन और मां की दुआएं लैन, ते माएँ दुआएं देंगी, तो इंशाअल्लाह ताला किस तरह मेरा बेटा अरशद नदीम ने मेहनत करके ते कामयाब होया है, तो इस तरह ही दूसरे भी माएँ के दुआएं लें, तो माएँ दुआएं देंगी तो वो भी माशाल्लाह कामयाब होंगे, तो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे।
मां जी पूरी दुनिया च अरशद ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਅਰਸ਼ਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾ ਨਾ ਲਾਓ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗਾ पाकिस्तान अरशद नदीम ये वो माँ है जिसकी दुआओं से अरशद नदीम ने जो है वो दुनिया भर में नाम रोशन किया और उसका ये कहना है कि ना सिर्फ दुआएं बल्कि मेहनत भी बहुत जरूरी है और तमाम नौजवान नस्ल जो है वो मेहनत करे और अगर माँ बाप के साथ दुआएं होंगी तो वो सब कामयाब होंगे। जी बेशक ऐसा ही है, जितनी भी मेहनत हो औलाद की उसके पीछे माँ की दुआएं भी ज़रूर होती हैं, तभी औलादें कामयाब होती हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं माएँ सांझी होती हैं दोनों तरफ से, वो हम देखा हमने नीरज चोपड़ा की वालिदा ने भी बहुत अच्छे पैगामात दिए और बड़ी उनको सराहा अरशद नदीम को, और इसी तरह से अरशद नदीम की वालिदा की जानिब से भी दुआएँ दी जा रही हैं नीरज को, और बहुत सारी साथ में उन्हें ऐसे ही जज्बात हैं दोनों माओं के, ऐसे ही जज्बात हैं दोनों बच्चों को अपना बच्चा कह रही हैं और कह रहे हैं कि साउथ एशिया की ये कामयाबी है, अगर उसने गोल्ड मेडल जीत लिया तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह के जज्बात थे अरशद नदीम के दोनों तरफ से। तो ये सिलसिला मोहब्बतों के बांटने का जारी है और एक बेहतरीन ज़रिया है दोनों ममालिक के दरमियान जो दूरियां हैं उन्हें दूर करने का भी, और इसी तरह का जज्बा होना चाहिए हर मौके पे, चाहे वो क्रिकेट हो या कोई और खेल हो। तो नाज़रीन, ये जो आलमी इवेंट है ओलंपिक्स का मेला जिसका इनेकाद किया गया पेरिस के अंदर, उसकी रंगारंग अख्तामी तकरीब भी हुई है, उसकी कुछ झलकियाँ भी आपको दिखा देते हैं। लेकिन जिस वक्त हमारे एथलीट गए थे ये खदशात थे कि पता नहीं इस बार वो जो प्यास बुझ सकेगी पाकिस्तानियों की, लेकिन अरशद ने इसको सच कर दिखाया है। सैकड़ों फनकारों ने दिलकश परफॉर्मेंस का मुजाहरा देखा। स्टेडियम डी फ्रांस में होने वाली तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के एथलीट्स अपने ममालिक का परचम थामे शरीक हुए। और आज के प्रोग्राम में अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत सी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। एक ब्रेक लेने बिल्कुल जी, ब्रेक लेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। एक बार फिर से खुशामदीद आपको कहेंगे, और कुछ ऐसी खबरें हैं जिनके ऊपर बात ना चाहते हुए भी हमें करनी पड़ती है कि इतने तकलीफ दे मनाजर हैं। गज़ा पर बारूद की बारिश जो है वो एक बार फिर से की गई है। सेहूनी फोर्सेस ने तमाम हदें पार कर दी हैं। स्कूल को निशाना बनाया गया इस बार। बैनुल अक़वामी क़वानीन की भी पैरों तले उनको रोन दिया गया है। इबादत गाहें हों, अस्पताल हों या स्कूल हों, इनको तो मेरे ख्याल में इनके ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए, और ये किसी हद तक कवानीन की खिलाफ वर्जी भी है। लेकिन 100 से ज़ायद बच्चे अफराद जो हैं वो शहीद हो गए हैं इस हमले के अंदर। बहुत ही तकलीफ दे मनाजर थे। और कोई रोकने वाला नहीं है, बिल्कुल ही बेलगाम हो चुका है इसराइल। जितनी मर्जी आप तनकीद कर लें, UN के अंदर रेजोल्यूशंस पास कर लें, लेकिन इसराइल है कि बेलगाम सांड की तरह रोनता चला जा रहा है। मासूम बच्चों को उनकी नस्लकुशी की जा रही है, ख़वातीन का लिहाज नहीं किया जा रहा, अस्पतालों का लिहाज नहीं किया जा रहा, और ख़ुद वो जो डायरेक्शंस जारी करते हैं कि इस इलाके में चले जाएं जो आम शहरी हैं, और उसके बाद फिर उसी अस्पताल पे, उसी स्कूल पे हमला कर दिया जाता है। ये जो ताज़ा हमला है नाज़रीन स्कूल के ऊपर, यहाँ पर भी पनाह गुज़ीन निहत्ते शहरी मौजूद थे, बच्चे मौजूद थे, ख़वातीन बुज़ुर्ग मौजूद थे जिनके ऊपर हमला किया गया, और स्कूल में हमास का कमांड सेंटर मौजूद था। ये इल्ज़ाम लगाया गया है, इसी तरह का इल्ज़ाम लगाया जाता है। और खबरसां इदारे की तरफ से ये भी कहा गया है कि गज़ा की सिविल डिफेंस एजेंसी ने ये मालूम की हैं। जो तबाही है उसके मनाज़िर आप देख सकते हैं। बेयारो मददगार यहाँ पर लोग मौजूद हैं। मंसूर जाफिर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, माहिर मशरक़ वस्ता आलमी उमूर। मंसूर साहब, आपको वेलकम कहेंगे। रूस की तरफ से भी मजम्मत की जा रही है, शहरियों पर हमलों को फौरी रोकने का मुतालबा किया जा रहा है। मुस्लिम उम्मा की तरफ से, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, सभी की तरफ से अपील तो की जा रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये सारी अपीलें बेसूद साबित हो रही हैं। कोई भी मुल्क, कोई भी ताकत, कोई भी फोरम इसराइल को इस जारियत से, इस दरिंदगी से रोक अब तक नहीं पा रहा। हल क्या दिखाई देता है आपको मंसूर साहब? यकीनन जी, ये जो इस वक्त बेबसी की कैफियत इस वक्त खासतौर पर मसला फ़लस्तीन के हवाले से, और जिस तरीके से जो जारे कुव्वतें हैं वो खुद और उनके जो मजम्मतकार हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है एक रेहॉट्रिक, एक गुफ्तगू, एक बयानात और करारदादें, इसी नौइयत की चीज़ के साथ जो है वो इसराइल की जारहियत, मुल्तमंदी जारहियत, उसका मुकाबला करने की जो नाकाम कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि इसराइल जो है वो इस वक्त फ़लस्तीनियों को उनके अपने आबाई इलाकों से, उनकी सरजमीन से बेदखल करने के लिए, बल्कि बेदखल क्या, उनको वहीं पे दफन करने के हवाले से जो हिकमत अमली, जो स्ट्रेटजी अपनाए हुए हैं, मैं समझता हूँ वो ये इंतहाई तकलीफ के मामला है। और ख़ासतौर से ये जो रिसेंट वाक़या जिसका आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि ये एक महाजरीन का कैंप था कि जिनको इस इलाके को सेफ जोन करार दे के यहाँ मूव करवाया गया था, और ये लोग सुबह नमाज फजर के वक्त जो है इन पर हज़ारों पाउंड वजनी बम जो हैं वो गिराए गए, जिसकी वजह से ये पूरे यहाँ पे जो
बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग, वो इस अंदाज से उनके जिस्म फटे हैं और जले हैं कि जब लाशों की तलाश की गई तो वहाँ पे ऐसे दिलदोज मनाजर देखने में आए कि उसमें पूछा मंसूर जा रहा जाफरी था। साहब, यकीनी तौर पे 3 रॉकेट फेंके गए हैं, बैन अल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी भी है ये। और जिस तरह से हम कहते हैं कि मसाजिद हों, मंदिर हों, मसाजिद हों, चर्च हों या फिर अस्पताल हैं, स्कूल्स हैं, उनको निशाना नहीं बनाया जा सकता, ये आलमी कवानीन है, फिर उनकी खिलाफ वर्जी किया जाना कोई रोक क्यों नहीं पा रहा इन लोगों को? रोक इसलिए नहीं पा रहा जी कि इस वक्त जो खित्ते के ममालिक हैं जिनका कोई अहम किरदार है वो अपनी अपनी रीजनल पॉलिटिक्स का शिकार हैं, और जो हमारा एट लार्जर स्केल जिसे हम इस्लामी उम्मा या इस्लामी दुनिया कहते हैं वो भी अपने अपने मसाइल में है। अब आप देखिए कि खुद पाकिस्तान जो एक न्यूक्लियर मुल्क है और एक अपना सियासी और सफारती वजन रखता है, एक अस्करी वजन रखता है, उसके वज़ीर आज़म की बेबसी देखिए कि वो कल अक़लियतों के आलमी दिन के मौके पे यही बयान दाग कर कि जी हम बड़े बेबस हैं और सारी दुनिया जो है वो लफ्जी वो खिदमत कर रही है इस काज की। तो आपसे पूछा जाए कि आपने ये जो अपने मिसाइल और ये रॉकेट रखे हुए ये किस मर्ज की दवा है? आप इनमें चला नहीं सकते तो कम से कम एक डेटरेंस पैदा करने के लिए उनका रुख जो है अगर आप इसराइल की तरफ करते हैं तो इसराइल जैसे मुल्क के लिए पाकिस्तान की तरफ से ये जेस्चर ही बहुत बड़ा डेटरेंस है कि उसको अंदाजा होगा कि किस अंदाज से इसका रद्द-ए-अमल आ सकता है। लेकिन बात वही है कि क्योंकि हम इस वक्त हर काम के लिए अमेरिका के इशारे और अमेरिका की मंजूरी उसके अच्छा, इंतजार में रहते अमेरिका हैं। हो, बरतानिया हो, फ्रांस हो या यूरोप हो, ये आपस में तो इनके आपस में जो गठजोड़ है वो किसी से ढका छुपा नहीं है, लेकिन ओआईसी का फोरम हो, मुस्लिम उम्मा हो, उनसे जो तवक्कुआत हैं, उनकी जो जिम्मेदारी है वो अदा क्यों नहीं कर पा रहे? और क्या इसी तरह से बेहिसी का मुजाहरा मुस्लिम उम्मा की तरफ से भी, मुस्लिम कंट्रीज की तरफ से भी किया जाता रहेगा यूं ही? मंसूर साहब, देखिए जी, ओआईसी का अगर आप चार्टर पढ़ें तो उसमें तो बाकायदा ये बात कही गई है कि मसला फ़लस्तीन के हल के लिए जो है वो इस्लामी उम्मत जो है, इस्लामी उम्मा जो है या ओआईसी का प्लेटफॉर्म बाकायदा उनकी मिलिटरीली मदद भी करेगा। तो अपने ही चार्टर की खिलाफ वर्जी, आप अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर को तो बहुत हम रोते हैं कि जी वो उसकी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं आलमी कवानीन की, खुद अपने वो जो बॉडीज हमने बना रखी हैं 57-58 इस्लामी मुल्कों की नुमाइंदा तंजीम जो है उसके चार्टर को भी हम इम्प्लीमेंट करने के हवाले से बेबस और यानी आप कह लीजिए यानी बेकार नजर आ रहे हैं। तो ऐसी सूरत में यकीनन फिर जो जारे मुल्क है और खासतौर पे जिन मुल्कों का आपने हवाला दिया कि अमेरिका हो, बरतानिया हो, और ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी वहाँ पे हमास या मज़ाहमती तंजीमों के लोग थे, आपको याद होगा माजी में यही बरतानिया इराक के अंदर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इल्ज़ाम लगाता था और बाद में टोनी ब्लेयर ने माफ़ी मांगी। यही अमेरिका जो है वो इन्हीं तबाही और बर्बादी के आसार और अलकायदा की तलाश में उन्होंने अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। और इसी अच्छा मंसूर साहब, हम ये देखते हैं कि जब इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं, इस तरह का कोई भी बड़ा वाक़या होता है, उसके बाद तमाम मज़म्मत करने के लिए तमाम ममालिक जो वो खड़े हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले कोई इक़दाम नहीं किए जाते। इस वक्त भी हम देखें तो बरतानिया, फिर तुर्किया कह लें और उसके बाद सऊदी अरब, दीगर बहुत सारे ममालिक ने इसके ऊपर मज़म्मत की है, लेकिन कोई भी खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी इस जंग में कूदने के लिए तैयार नहीं है। ये एक अलमिया है कि पाकिस्तानी मुस्लिम उम्मा जो है उसको एक नहीं किया जा पा रहा। तो कब तक ऐसा रहेगा? कौन इसके लिए खड़ा होगा? यकीनन जी इसके लिए इन्हीं मुल्कों ने खड़े होना है, लेकिन उस सूरत में कि जब ये अपने अपने मखसूस बड़े पैटी किस्म के जो सियासी और सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उससे ऊपर उठकर सोचेंगे। आज हम इसी फ़लस्तीन का हमसाया उर्दन जो है उसके जो बादशाह सलामत हैं वो ये बयान दे रहे हैं कि उनका मुल्क उर्दन जो है वो इस जंग के अंदर जो है वो अपने मुल्क को कोई मैदान जंग नहीं बनने देगा। तो आपके पड़ोस में जो मैदान जंग सदा हुआ है वो क्या इंसान नहीं है? वो गोश्त पोश के इंसान नहीं है? क्या उनकी जरूरियात नहीं है? 10 माह से आप समझ लें कि पूरा निज़ाम जिंदगी जो है मुअत्तल होकर रह गया है। स्कूल वहाँ काम नहीं कर रहे हैं और मगरबी दुनिया में बहुत शोर उठाया जाता है कि जी यहाँ पे तालीम की कमी है और तालीम के लिए ये इक़दाम किए जा रहे हैं, यूनिसेफ ये कर रहा है। क्या उन इदारों को वहाँ पे होने वाली जो तालीम की बर्बादी और कल होने वाली बमबारी के अंदर 3 प्रोफेसर जो हैं वो भी जामे शहादत नोश कर गए हैं। और इसी तरीके से वहाँ पे जो औकाफ के सरबराह थे गजा के अंदर, अब इसराइल जब हमला करता है, इल्ज़ाम लगाता है तो उसका कुछ सबूत नहीं देता कि यहाँ पे हमने ये हाइड आउट तबाह किए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ाम लगाता है और अपने जवाब फराहम करता है उस बर्बरियत का, उस वहशत का कि जो वो निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ पिछले 10 माह से जो है वो हर रोज उसने बिल्कुल ऐसा ही है।
हर रोज़ बमबारी होती है, हर रोज़ जो है वो फ़लस्तीन जो है वो जलता है और हम देख रहे हैं कि उसका कोई सदेबाब करने के लिए कोई भी मुल्क इस वक्त खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, इस जंग में कूदने के लिए तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया मंजूर जाफर साहब हमारे साथ मौजूद। और जिस तरह से हम हालात देख रहे हैं दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं, मुस्लिम उम्मा को खड़े होने की बहाना बनाया जाता है कि वहाँ पे हमास के कमांडर्स मौजूद हैं या हिजबुल्लाह के कमांडर्स मौजूद हैं और बुनियादी तौर पे मकसद ये है कि सफ़ाई हस्ती से मिटाया जा सके, नस्ल कुशी की जा सके फ़लस्तीनियों की। उम्मीद करते हैं कि मुस्लिम उम्मा को ख्याल आएगा, वो जागेंगे और गैरत का मुजाहरा करेंगे और इस वक्त फ़लस्तीनियों को आपके साथ की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात हो जाए दुनिया के सबसे छोटे मुल्क की। हाँ, आज तक बड़े ममालिक की बात होती आई है, छोटे मुल्क की भी बात। ये छोटा मुल्क कहाँ पर मौजूद है? इसका नाम है वेटिकन सिटी। जी हाँ, दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है ये और इस मुल्क की आबादी की बात की जाए तो ये करोड़ों में नहीं बल्कि हज़ारों में। बिल्कुल ऐसे ही है जी। वेटिकन सिटी को इटली के दारकूमत रोम ने चारों तरफ से घेरा हुआ है और दिलचस्प मुल्क पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है, वो हम देखते हैं। बड़ा ही दिलचस्प और एक अजायब घर ही मालूम होता है ये मुल्क। यहाँ पे 825 अफराद हैं सिर्फ। बिल्कुल, और बड़े हैरत अंगेज़ किस्म के कवानीन भी वहाँ पर मौजूद हैं और वो लोग जो कि शादी के बाद वहाँ पे सुकूनत इख्तियार करने का सोच रहे थे उनके लिए बुरी खबर है कि यहाँ पे आप ना तो शादी के बाद रह सकते हैं ना ही बच्चे पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप जनरेशन नहीं बढ़ा सकते उनकी और मेरे ख्याल में जाना चाहिए देखने के लिए। पोप फ्रांसिस का मुल्क है और उन्हीं के उसूलों को मेरे ख्याल में मद्देनजर रखते हुए ये सारे कवानीन वहाँ पर बनाए गए हैं। तो ये था दुनिया का सबसे छोटा मुल्क। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात हो जाए क्रिकेट की भी। और बांग्लादेशी टीम पाकिस्तान पहुंचने वाली है, कल वो अराइव करेगी और पहले इनका प्लान था कि 17 अगस्त को पहुंचाया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको ऑफर किया क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ पे हालात अभी तक नॉर्मल नहीं है। तो इनको ऐसा लगा और यकीनी तौर पर ऐसा है भी सही कि बांग्लादेश की टीम वहाँ पे सही तरह से प्रैक्टिस नहीं कर पाई होगी। तो पाकिस्तान ने क्रिकेट बोर्ड ने ऑफर की कि आप पाकिस्तान जल्दी आ जाए ताकि यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकें और एक अच्छा मैच देखने को। बिल्कुल ऐसे ही। और अब बांग्लादेशी टीम 17 की बजाय 13 अगस्त को लाहौर पहुंचेगी और आकर यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग कर सकेंगे। पीसीबी ने बांग्लादेश को जो पहले आने की दावत दी है वो सिर्फ इसी वजह से थी कि आप पहले पहुंचे और आपको जो क्रिकेट आपकी टीम है वो प्रैक्टिस नहीं कर पाई है, वो प्रैक्टिस कर सके। तो अब 17 की बजाय जो है वो 13 अगस्त को ही पाकिस्तान पहुंच जाएंगे और फिर उसके बाद मेरे ख्याल में लाहौर स्टेडियम में वो प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर रावलपिंडी और कराची में मैचेस हैं। पहले जो स्टार्ट हो रहा है वो होगा 21 से 25 और फिर 30 अगस्त से 3 सितंबर तक 2 टेस्ट मैचेस होंगे और फिर देखना है कि किस तरह का खेल पेश किया जाता है। एक अच्छी टीम है लेकिन पाकिस्तान ऑब्वियसली उनको होम ग्राउंड का एज हासिल होगा, लेकिन तवक्को करते हैं कि वो अपनी जो परेशानियों से निकल कर यहाँ पर आ रहे हैं, जरा उनको भी इससे खेल जैसी भी हो, मेरे ख्याल में हार या जीत दोनों किसी को हार मिलेगी, किसी को खेल का हिस्सा है, खेल का हिस्सा है। लेकिन ये जो मोहब्बत ये गांगत बढ़ती है या जिस तरह से आपस में दोनों ममालिक करीब आएंगे, उस ऑफर को, उस दावत को कबूल किया है, ये भी एक अच्छा जेस्चर है बांग्लादेश की टीम की तरफ से और उनको इस तरह से बुलाया जाना भी अच्छा इकदाम है। तो दोनों ममालिक के दरमियान, उनकी टीम के दरमियान जो कुर्बत है वो खुशाइन अमर है और जो क्रिकेट फैंस हैं ऑब्वियसली उनकी तो ये ख्वाहिश होती है कि हमें भरपूर मैच और जो क्रिकेट के सीरीज़ है वो देखने को मिले, लड़के खेलें, जान मार के खेलें और फिर हार जीत जिसके हिस्से में भी आती है उसे कबूल करना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। सैयद मोहम्मद अवैस स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। जुनेद, हम उनसे भी बात करते हैं। वेलकम टू शो। अवैस साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अवैस साहब कैसे हैं आप? वेलकम टू शो। वालेकुम सलाम, आप ठीक हैं दोनों? बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बताइएगा क्या देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं दोनों टीमों के मैच को? क्योंकि एक तो पाकिस्तानी टीम को, हमारी क्रिकेट टीम को थोड़ा सा एज ये भी हासिल हो जाएगा कि होम ग्राउंड में खेलना है और फिर उनकी तैयारी भी भरपूर है। बांग्लादेश टीम को उस तरह से तैयारी का मार्जिन नहीं मिला जिस तरह के हालात वहाँ चल रहे थे। देखिए, इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है पाकिस्तान के लिए, आपको पता है टेस्ट चैंपियनशिप ऑन द लाइन है। पाकिस्तान ने अगर अगस्त 2024 से लेकर मार्च 2025 की बात करूं तो 9 टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, उसमें यही अपना टेस्ट सीरीज भी बांग्लादेश की। अब बांग्लादेश की बात करें तो आपको अगर दोनों टीम्स की मैं मध्य मुकाबले की बात करूं तो 13 दफा या 12 दफा आमने सामने आ चुके हैं, जिसमें 12 दफा पाकिस्तान ने जीत अपने नाम की, तो एक मैच ड्रॉ हुआ। तो पाकिस्तान का पलड़ा आपको भारी लगता है। लेकिन अच्छी चीज जो मुझे ये लगी कि पाकिस्तान का एक साइड के अंदर अगर आप देखें तो पाकिस्तान शाहीन्स का भी कैंप इस वक्त जारी है और उसने बांग्लादेश ए के खिलाफ पहले मैच खेला है, तो उसमें से भी कुछ लड़के पाकिस्तान टीम के अंदर कुछ चेंजेस जरूर होंगी। तो अच्छा है कि आपको कहीं ना कहीं मैचेस से पहले जो तगड़ी सीरीज होगी उससे पहले आपको वार्म अप मैचेस यहाँ पर मिल रहे हैं, जो कि बड़ा जरूरी होता है पाकिस्तान शाहीन्स के लिए। सबसे ज्यादा इस वक्त दारोमदार आपको पता है जेसन गिलेस्पी की बात करें, हेड कोच आए पाकिस्तान टीम के, उन पर बार बार बात हो रही है कि वो एक बहुत बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस रखते हैं ऑस्ट्रेलिया काउंटी के अंदर, जिसे वो लेके हुए लीग को चलते हुए आए हैं। किस तरीके से पाकिस्तान टीम को लेके चलेंगे, मेरी खुद भी उनसे बात हुई थी अपने शो में, तो उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया था कि पाकिस्तान में मैं कोई एकदम चेंजेस नहीं करना चाह रहा,
मैं देखना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान जो टीम है या ठीक है, पाकिस्तान अवैस भाई का हमारे साथ ही structure रहेगा। दोबारा हम आपसे रब्ता करते हैं, कुछ सिग्नल का इशू है, हम चाहेंगे कि आपकी बेहतर जो विजुअल्स हैं वो भी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर सकें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम की आमद का तब्दील शुदा शेड्यूल भी जारी कर दिया है और शान मसूद जो कि कप्तान हैं पाकिस्तान की टेस्ट टीम के, उनकी तरफ से खिलाड़ियों के लिए ये मैसेज है कि अपने खेल के ऊपर, क्रिकेट के ऊपर फोकस किया जाए, क्योंकि हमने ये भी देखा इशाल के जो इससे पहले T20 वर्ल्ड कप था उसके अंदर भी काफ़ी तनकीद हुई है और जो परफॉर्मेंस थी, जो जिन मैचेस में हार का सामना करना पड़ा उसके अंदर जो PCB है उसकी तरफ से भी बड़ी तब्दीलियों का इंदिया दिया गया था। एक बार फिर से हमारे साथ अवैस मौजूद हैं। अवैस, किस तरह से देखते हैं जो पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी जो कि शामिल किए गए, सरफराज को दोबारा से इन किया गया, जो बैलेंस टीम के हवाले से अगर आपसे जानना चाहें, आपको लगता है कि ऐसी टीम है जो कामयाबी अपने नाम कर पाएगी? देखिए, मैंने जैसे कहा ना कि अगर पाकिस्तान का पलड़ा देखूं तो आपको हमेशा भारी ही लगा है। टेस्ट सीरीज के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है, लेकिन एक अच्छी बात है कि आप उन प्लेयर्स को तरजीह देना चाह रहे हो जो डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म करते हुए हैं। यहाँ पर जैसे मैंने नजरें आपको, अगर हम बात करें पूरे पाकिस्तान स्क्वाड की बात करूं, एक बड़ा एक सरप्राइज पैकेज आपको साउथ की नजर में मिला कि उनको वाइस कैप्टन बनाया गया। उन पे बहुत ज्यादा आपको पता है बात भी हमेशा की जाती है कि वो कहीं ना कहीं आपको लीड करते हुए एक मटेरियल नजर आपको आता है। अच्छी बात है कि पाकिस्तान शाहीन्स को वो लीड करें तो आपको उनकी वो कैप्टनसी वाला जो मामला है वो भी आपको नजर आ जाएगा किस तरीके से वो एक्सर्ट करते हैं प्रेशर को। अगर बात करें पाकिस्तान स्क्वाड की तो सबसे ज्यादा आपको पता है ओपनिंग पेयर के ऊपर भी नजरें होंगी कि क्या हुरैरा, क्योंकि आपको पता है वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन रहे, डोमेस्टिक बड़ा अच्छा उनका रहा है, डबल 100 भी स्कोर कर चुके हैं। अब्दुल्ला शफीक के साथ क्या हुरैरा को चांस दिया जाएगा या साइम अयूब को यहाँ पर एग्रेसिव स्टार्ट के लिए पाकिस्तान टीम लेके आती है? बॉलिंग यूनिट की बात करें तो बहुत से आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान टीम के अंदर मामला चलते हुए हैं। एक अच्छी चीज मुझे जो लगी थी वर्ल्ड कप के बाद के हमेशा हम प्लेयर्स को जिबा करते थे, तो इस दफा बड़े बकरे आपको नजर आए थे जिबा होते हुए। मैनेजमेंट के अंदर से जो लोग कल्प्रिट थे उनको आपने पकड़ा, और अच्छा होता है जब आप पकड़ते हो उनको, क्योंकि जहां पर आप पाकिस्तान नेशनल टीम की बात करते हो तो आपको नीचे जाके अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को भी देखना पड़ता है कि उसमें क्या ट्रांसपेरेंसी रखी गई थी पाकिस्तान नेशनल टीम की परफॉर्मेंस के लिए, नहीं रखी गई थी। तो अब नजर आ रहा है जाके कि पाकिस्तान शाहीन्स के टूर उनको तरजीह दी जा रही है। पाकिस्तान ए की बात करें, उसके बाद अगर बॉलिंग यूनिट की बात करूं तो बॉलिंग यूनिट पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेट है। बहुत से लोग इस चीज पे सवाल भी करें कि सिर्फ हम एक स्पिन बॉलिंग ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। इब्रार की अगर बात करें, इब्रार ने बहुत, मैं यही जानना चाह रहा था कि हमारा सारा दारोमदार फास्ट बॉलर्स पे ही होगा। देखिए, जो बॉलिंग यूनिट अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो नजर आता है कि पाकिस्तान एक फुल अटैक मोड के साथ जाना जा रहा है, क्योंकि पिंडी की विकेट थोड़ी लाइवली होती है, आपको पता है इसमें आपको कुछ ना कुछ बाउंस भी मिलता है यहाँ पर। लेकिन नसीम शाह को अगर लूं तो 13 माह के बाद आपको पता है वापसी करें टेस्ट मैच के अंदर। शाहीन के ऊपर आपको पता है जो अनफॉर्चुनेट सीन्स चलते हुए हैं, शाहीन शाह अफरीदी पे एक ज्यादा प्रेशर जरूर होगा, परफॉर्मेंस से अपना प्रेशर अपना जो सा वो दिखाना भी चाहेंगे कितने बड़े प्लेयर हैं। उसके बाद आमिर जमाल की बात करूं तो अभी तक वो आपको पता है इंजरी है उनकी, तो अभी अपडेट है नहीं कि क्या वो पाकिस्तान पहले टेस्ट मैच के लिए तो वैसे जिस तरह से हम देख रहे हैं हमारी टीम है। तरतीब दी गई है, ऑफिशियल्स ने जिस तरह से प्लेयर्स को तरतीब दिया है, आप समझ रहे हैं कि अच्छा खेल, अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे? और जिस तरह अरशद नदीम की बात करते हैं, गोल्ड मेडल लेकर आ गए, आने वाले दिनों में वर्ल्ड कप देख सकते हैं पाकिस्तान में आता हुआ? देखिए, एक तो कांग्रेचुलेशन अर्शद नदीम को, ऑब्वियसली अपना जिस तरीके से उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बड़े कम वसाइल से अगर मैं कहूँ तो उसने फिर भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया इतनी बड़ी स्टेज के ऊपर जाके। पाकिस्तान टीम की अगर बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप छोटे बच्चे को भी पूछो ना पाकिस्तान क्रिकेट में क्या हो रहा है तो उसको पता होता है, और वो बता भी सकता है कि एक्यूरेटली कि क्या चीजें हो रही है क्या नहीं हो रहे। हमारा मसला हमेशा ये रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जब बड़ा टूर्नामेंट आता है उसके अंदर हमारी बुरी परफॉर्मेंस होती है, तब जाके हम स्टिंग ऑपरेशन करते हैं। वैसे हम उस क्रिकेट बोर्ड को या क्रिकेटर्स को हम छेड़ते नहीं है, जो कि हमारी गलती है। इस चीज पे हम लोगों ने कहीं ना कहीं तरजीह जो उनसी, आप भी इस चीज को एग्री करेंगे कि ज्यादा T20 को देना स्टार्ट कर दी है। हम लोग जो लॉन्गर फॉर्मेट की बात करते हैं या डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं उसको तरजीह देना हम छोड़ गए हुए थे, जहां पर लड़का आपका ग्रूम होके फिर पाकिस्तान एक को रिप्रेजेंट करता है जो कि पाकिस्तान शाहीन्स के नाम से रिप्रेजेंट की जाती है। उसके टूर्नामेंट्स की अगर बात करूं, उसके मैचेस की बात करूं, हालिया पिछले साल की मैं बात करूं तो कितने ज्यादा मैचेस हुए हैं, लगभग अगर 1 से 2 टूर हुआ, के अलावा कोई टूर हुआ नहीं। इंपॉर्टेंस होती है तो अब जाके आपको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान शाहीन्स एक T20 यूएस ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल रही है। पाकिस्तान का जो टेस्ट स्क्वाड है जो 4 डे खेल रहे हैं पाकिस्तान शाहीन्स ने, वो यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद है। तो ये इंपॉर्टेंस ही होती है जहां पर आप प्लेयर को
ग्रुप बड़े इवेंट में परफॉर्म करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत शुक्रिया अवैस हमारे साथ मौजूद थे। और न कि पलड़ा पाकिस्तान का भारी है, तवक्को करते हैं कि इस बार भी जीत अपने नाम की जाएगी, लेकिन ये बात इसमें भी कोई शक नहीं है कि जहाँ पे ज़रूरत होती है, कौम की ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, चाहे वो इंडिया के साथ मुकाबला हो या फिर बड़े वर्ल्ड लेवल के इवेंट्स हो, वहाँ पर पाकिस्तानी टीम की तरफ से मायूसी का सामना करना पड़ता है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस बार कुछ बेहतरी होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम भी पूरी उम्मीद है अपनी क्रिकेट टीम की तरफ से कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमें वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान में आता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, सीरीज भी अपनी नाम करेंगे। अब कुछ बात कर लेते हैं क्योंकि जश्न आज़ादी, जी हाँ, आमद है और अब तो सिर्फ 1 से 2 दिन का वक्त बाकी रह चुका है। 14 अगस्त की तैयारियां भी भरपूर तरीके से, आज 12 अगस्त है, कल 13 अगस्त है, परसों 14 अगस्त है और ये जश्न हम हर साल मनाते आते हैं और इस साल भी इंशाल्लाह भरपूर तरीके से मनाएंगे। और जिस तरह से हम देखते हैं ना, झंडियों की स्टॉल्स झंडियों के सज जाते हैं। जुनेद, आपने भी बचपन में बच्चे बिल्कुल लगाई हैं, लेकिन आज के बच्चे मेरे ख्याल में उतनी ज़्यादा तैयारी नहीं करते जितनी हमने की। हमें तो वो डोरियां, उसके ऊपर जो लेवी उसको बोला जाता था, उसके साथ झंडियों को लगाना, पूरे घर को सजाना, तो अभी तो सारा कुछ रेडीमेड मिल जाता है और वो मेहनत नहीं करनी पड़ती जो कि हमने अपने बचपन में किया। बच्चों के अंदर वो शौक भी नहीं रहा, किस हद तक कम हो गया है। मेरे ख्याल में इसको हमें दोबारा से उजागर करना चाहिए। अपने प्रोग्राम के जरिए मैं ये चाहूँगी कि इस जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाइएगा। और एक बेहतरीन तरीका मेरे ख्याल में ये हो सकता है कि आप पापा करने के बजाय, वो बाजा बजाने के बजाय अगर एक दरख्त या एक पौधा लगा दें, या अपने बच्चों को भी ये तरगीब दें कि आप अपने मुल्क के लिए अगर इस वक्त 14 अगस्त के मौके पे, जश्न आज़ादी के मौके पे कुछ कर सकते हैं, तो वो एक पौधा लगाना है जिसका जो असरात हैं, जो इसके रिवॉर्ड है, वो आपकी आने वाली जनरेशंस को मिलेगा। हमारे नुमाइंदगान बाहर स्टॉल्स पर जी, उनसे जान लेते हैं तैयारियों जाते हैं। ज़ुहैब काज़मी, आपसे जानेंगे क्या इस वक्त स्टॉल्स पर आप गहमा गहमी देख रहे हैं? जी बिल्कुल, 14 अगस्त की आमद है और जो लाहौरिये हैं, जो यहाँ पर जितने भी शहरी हैं, वो 14 अगस्त भरपूर तरीके से जो है वो मनाते हैं। अब 14 अगस्त की आमद के सिलसिले में आप देख सकते हैं तहद निगाह उर्दू बाज़ार लाहौर है, जहाँ पर तरह तरह की आपको रंग बिरंगी जो झंडियाँ नज़र आएंगी। पाकिस्तान के परचम जो है वो ख़ास तौर पर 14 अगस्त के जो मुनासबत से यहाँ पर नज़र आएंगे। और ना सिर्फ ये परचम है, बल्कि इसके साथ साथ बैजेस और बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे जो छोटी बच्चियां हैं उनके लिए हेयर क्लिप, और इसके साथ साथ बेशुमार वैरायटी हैं परचम, पाकिस्तानी परचम के जो मुनासिबत से हेयर क्लिप के साथ साथ बैजेस के साथ साथ ये ग्लव्स भी देख सकता हूँ, फ्रेंडशिप बैंड भी देख सकता हूँ, मास्क भी देख सकता हूँ, यहाँ तक कि बैंगल्स जो चूड़ियाँ हैं छोटी बच्चियों की, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और इसकी ख़रीदारी जो है वो ज़ोरों शोर से जारी है। ये उर्दू बाज़ार है लाहौर का। जैसे ही 14 अगस्त जो है अगस्त का महीना शुरू होता है तो बड़ी तादाद में लोग जो हैं इस तरह की चीज़ों की खरीदारी करते हैं। एक भाई साहब यहाँ पर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खरीदने के लिए आए हैं? ये 14 अगस्त का सामान, आज़ादी का सामान खरीदने के लिए आए हैं जी। माशाल्लाह लोगों में जज्बा, शौक़ बहुत बढ़ चढ़ के है। अच्छे तरीके से आज़ादी को वो मना रहे हैं। अल्लाह अपनी रहमत से हमें आज़ादी का मतलब समझने की तौफीक और हिम्मत दे, ताकि हम उस हिसाब से इसको मना सकें। पाकिस्तान के लिए सारे मामलात हैं, अल्लाह सब के लिए आसानियाँ। बिल्कुल जी, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, उसके लिए सबसे आज़ाद करें। एक और साहब, सर जी अस्सलाम वालेकुम। सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं गुजरात से आया हूँ सर। अच्छा जी, खास तौर पे गुजरात से शॉप है मेरी, तो आता हूँ 8 दिन के बाद। ये जश्न आज़ादी के लिए आए हैं? जो भी जश्न आज़ादी का है, जश्न आज़ादी के हवाले। हाँ, जश्न आज़ादी का। इस दफ़ा भी जश्न आज़ादी जो है वो ज़ोरों शोर से मनाई जा रही है। इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही होगा इंशाल्लाह। ना सिर्फ लाहौर बल्कि लाहौर के दूसरे शहर है, जैसे ये भाई साहब जो हैं अभी गुजरात से यहाँ पर आए हैं शॉपिंग करने के लिए। बड़ी तादाद में लोग देख सकते हैं, ये तमाम वो लोग हैं हद निगाह मैं देख सकता हूँ जो सिर्फ और सिर्फ 14 अगस्त की मुनासबत से जो यहाँ पर शिया हैं उनकी तैयारियों के लिए आए। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, मुझे तो ये फील हो रहा है यहाँ पर कि 14 अगस्त आज ही है और आज ही क्योंकि यहाँ पर हर तरफ जो है वो सब हलाली परचम जो है वो नज़र आ रहा है और बड़ी तादाद में लोग जो है वो ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तानी परचम और पाकिस्तानी परचम की मुनासबत से जितने भी जो चीज़ें हैं, जिनमें बैजेज, जिनमें झंडियाँ, जिनमें बड़े झंडे, इसके साथ साथ डिफरेंट मुख्तलिफ जो अशिया हैं वो पाकिस्तानी परचम के रंग की मुनासबत से जो है वो यहाँ पर तैयार की गई और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इसकी। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब काज़मी, हमें बता रहे थे लाहौर से। और कौमी परचमों की बहार है, लग चुके हैं। ख़ासतौर पर बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। जिस तरह ईद का मौका हो, त्यौहार हो, तो बच्चों की खुशी दीदनी होती है, क्योंकि किसी किस्म की वो परेशानी नहीं है ना उन्हें, जो हमें और आपको जिसका सामना करना पड़ता है। तो लाहौर के अंदर आपने देखा कैसा माहौल है। रुख करते हैं कराची का, वहाँ पर मौजूद है हमारी नुमाइंदा रबिया। रबिया, आप बताइएगा स्टॉल्स पर कितना रश है और क्या महंगाई के असरात भी देखे जा रहे हैं बैजेस और झंडों के ऊपर?
जी बिल्कुल, माह अगस्त के आगाज़ के साथ ही कराची की झंडा गली की रौनकें जो है वो खासी बहाल हो जाती हैं। मैं इस वक्त जो है वो पाकिस्तान चौक के करीब झंडा गली में मौजूद हूँ और मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो हर साइज़ का पाकिस्तानी परचम जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। हर तरफ सरसों सब्ज़ जो है वो रंग दिखाई दे रहे हैं, मुख्तलिफ जो है वो बैजेस भी हैं, झंडियाँ भी हैं यहाँ पर। कोशिश करते हैं यहाँ मौजूद जो है लोग उनसे बात करें जो ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, आपने माशाल्लाह झंडियाँ भी लिए, क्या क्या तैयारी, किस तरीके से 14 अगस्त जो है वो सेलिब्रेट? अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त बस कुछ भी नहीं स्पेशल होता, बच्चों के आपको पता है कि बच्चों को तो चाहिए होता है सबको देख के कि झंडियाँ लगें, और यही थोड़ा सा इन्वायरमेंट होता है कि बच्चों के लिए थोड़ी आउटिंग हो जाती है और उनको पता चलता है कि मतलब हमारा एक डे हमें पाकिस्तान मिला था, हम इंडिपेंडेंट रहते हैं। फिर स्कूल में भी उनके जो है फंक्शंस होते हैं, तो बस उनके स्कूल के फंक्शंस के लिए थोड़ा सा सामान लिया है। बिल्कुल, ये देख सकते हैं झंडियाँ ली गई हैं, मुख्तलिफ इक़साम के जो है वो बैजेस यहाँ पे मौजूद हैं। बाजों की जो है वो इस बार भी खासी धूम देखी जा रही है और लग ऐसा रहा है कि 14 अगस्त पे जो है वो बच्चों ने खासा जो है वो सर में दर्द करना है बाजे बजा बजा कर। मुख्तलिफ बैजेस के साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो ख़वातीन के लिए जो है वो सफ़ेद और हरी चूड़ियाँ जो है उनके इंतज़ामात भी हैं, वो चूड़ियाँ ख़रीद सकते हैं। यहाँ बच्चों की जो है वो टी-शर्ट जो है वो फ़रोख्त की जा रही हैं और जो है वो कीमतें भी मुनासिब हैं और शहरियों का यही कहना है कि जो है वो कीमतें चाहे कितनी भी हों, लेकिन जो है वो 14 अगस्त पे अपना पाकिस्तान का दिन जो है वो सेलिब्रेट करना है और उस हवाले से जो है वो यहाँ पर ख़रीदारी का सिलसिला जारी है। कोशिश करते हैं दुकानदार से बात करें, उनसे पूछें कि शर्ट्स की जो है वो कीमतें क्या हैं। सर मुझे ये बताइएगा, किन कीमतों पे जो है वो शर्ट्स आप फरोख्त करते हैं? शर्ट की कीमतें सब अलग अलग हैं, 200 रुपये से लेके 350-400 रुपये, साइज़ के हिसाब से रेट है सबके। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं, ये सिंपल जो है वो वाइट शर्ट है और इस पर पाकिस्तान जिंदाबाद जो है वो लिखा हुआ है और साइज़ के हिसाब से जो है वो शर्ट की कीमतें हैं 200 से लेकर जो है वो तकरीबन 400 रुपये तक की जो है वो शर्ट्स हैं। तो यहाँ पर जो है वो शर्ट्स की भी भरपूर जो है वो ख़रीदारी की जा रही है। साथ साथ हर तरीके का सामान जो है वो कराची की इस झंडा गली में मौजूद होता है 14 अगस्त के हवाले से। चाहे आपने अपने घर को सजाना हो, चाहे दफातर को सजाना हो, या बरकी कुमकुमों से लेकर जो है वो झंडे और झंडियाँ, हर सामान जो है वो यहाँ पर। रबिया, बहुत शुक्रिया आपका। रबिया मैं बता रही थी किस तरह से स्टॉल्स लगाए गए हैं, कितनी भरपूर तैयारियां हो रही हैं। अच्छा जुनैद, आपने देखा शर्ट्स के जो रेट्स हैं बड़े मुनासिब हैं, 200-300 रुपए की कराची में वैसे भी मुनासिब रेट्स होते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जश्न आज़ादी पे मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको जो है ना तोहफे के तौर पर कुछ ला कर दूँ, तो मैं आपके लिए जश्न आज़ादी पे जरूर कोई बैंड कुछ ना कुछ लेकर आऊँगी। कुछ भी दे दीजिएगा, बस वो बाजा ना दीजिएगा। और मुझे तो हुकूमत से बल्कि ये शिकायत है कि आप लोगों ने अभी तक बैन क्यों नहीं किया 14 अगस्त पे जो तूफान बदतमीजी, वैसे माजूर के साथ कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो शोर शराबा और हंगामा बरपा होता है, और सच में ये सब करने के लिए हमें हमारे कायद ने इतनी जिद्दोजहद के बाद पाकिस्तान नहीं दिलवाया था। इसके ऊपर तो हम पूरे ये 14 अगस्त तक बात करते रहेंगे। दीगर शहरों की बात करें तो इस्लामाबाद में भी यही समा देखने को मिल रहा है, यही खूबसूरत मनाजर है, हर तरफ झंडियाँ ही झंडियाँ हैं। शबिया नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। शबिया, बताइएगा किस तरह की तैयारियाँ आप यहाँ पर देख रही हैं? जी बिल्कुल, यौम आज़ादी में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी जो इस दिन को मनाने का जो जोश और जज्बा है वो न सिर्फ आवाम में अपने अरूज पर है, बल्कि अब हमें जगह जगह स्टॉल्स भी नज़र आते हैं। इस वक्त भी हम एक ऐसे ही स्टॉल पे मौजूद हैं और अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो हम ये देख सकते हैं कि स्टॉल पे ना सिर्फ बड़े झंडे और झंडियां हैं, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो सब्ज़ हिलाली परचम है उसके रंग के बैंड्स भी हैं, कैप्स भी हैं और चूड़ियाँ भी जो हैं वो सब्ज़ और सफ़ेद रंग की मौजूद हैं। इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पे मुख्तलिफ फ्रॉक्स हैं, बच्चों के टी-शर्ट्स हैं जिस पर जश्न आज़ादी भी लिखा हुआ है और हम यही देख रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम जो है वो एक शबिया आपका बहुत शुक्रिया। बहुत ही मज़े की चीज़ें हैं बच्चों की पसंद की, उनकी तैयारी के लिए। मेरे ख्याल में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो बाकी बची हो, जिनको आप देख सकते हैं पाकिस्तान में हर छोटे बड़े शहर में स्टॉल्स के ऊपर अब अवेलेबल है। बिल्कुल ऐसे ही, हम इस पर मज़ीद भी बात करते रहेंगे क्योंकि अभी 14 अगस्त आने में 2 दिन बाकी हैं। तो आप हमारे साथ रहिएगा, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। आज ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद और सुबह खैर। उम्मीद है आपकी सुबह अच्छी गुजर रही होगी। इशाल, आजकल जो टेंशन का दौर है इसमें उमूमी तौर पे लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो डिप्रेशन का शिकार हैं या फिर स्ट्रेस का शिकार हैं, एंजाइटी का शिकार हैं। तो इस प्रॉब्लम के हल के लिए हमने स्टूडियोज़ में दावत दी है डॉक्टर अमरीन गुल साहिबा को, ताकि उनसे हम
इन मौज़ूआत पर जान सकें, उनकी एक्सपर्टीज से ये जान सकें कि एग्जैक्टली इन सारी चीज़ों की, स्ट्रेस की, डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की वजूहात क्या होती हैं, रिलेशंस को कैसे बेहतर किया जा सकता है और फिर इससे निकलने के लिए हमें क्या कुछ करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहेंगे स्टूडियोज़ में। और आगाज़ में वही सवाल कि एक तो पता कैसे चले कि हम किस चीज़ का, किस मर्ज़ का शिकार हैं, और उम्मीद तौर पे साइकोलॉजिस्ट जो कि आप डॉक्टर भी हैं, एक आम तासुर ये है कि लोग कहते हैं कि अगर साइकोलॉजिस्ट के पास चले गए तो कहीं इसको लोग पागल कहना शुरू कर दें। तो इस मिथ से कैसे निकला जाए और इसका हल क्या है आपकी नज़र में? Bismillahirrahmanirrahim. A very good morning to all of you. And congratulations both of you Thank you doing the so much, great sir. job. अच्छा, आपने जुनेद पूछा ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ऑल दीज साइकोलॉजिकल इश्यूज या जो नफ्सियाती मसाइल हैं, आपने तो एक जुमले में पूछ लिया कि इसकी वजह क्या है और इसका हल क्या है, विच इज़ नॉट दैट ईजी। बिल्कुल सही। हर मुआशरे के अंदर, हर कल्चर के अंदर जो रीज़न्स होती हैं, जिनको हम डायनामिक्स बोलते हैं या वजूहात, आम लेमैन टर्म्स में मैं बताना चाहूँगी कि जो वजूहात होती हैं वो वेरी करती हैं। अलामात सेम हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से किसी को डिप्रेशन है, आप मेरे पास आ रही हैं, आपकी सिम्टम्स जो हैं वही होंगी। आप मेरे पास अगर आ रहे हैं डिप्रेशन, आई एम जस्ट साइटिंग एन एग्जांपल, सिम्टम्स जो है वो सेम हो सकती हैं। सिम्टम्स क्या हो सकती हैं कि मूड लो है, भूख नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही है, आइसोलेशन का शिकार है, किसी से मिलने को दिल नहीं चाह रहा, लैक ऑफ सोशल इंटरेस्ट है, लैक ऑफ एपिटाइट जिसको हम कहते हैं, इंसोम्निया, नींद के इशू, स्लीप डिसऑर्डर्स आ रहे हैं। नाउ द सिम्टम्स कैन बी सेम across the people or across the different genders, लेकिन उसकी जो पीछे deep rooted cause है that is different for every person. Make sure one thing कि ये जो हम इस तरह से treat करते हैं ना कि जी ये कोई डिस्प्रीन दी गोली नहीं कि ऐसी हर एक नू दे दिए तो हर एक पे effective होएगी। person vary करता है। It varies from person to person. Why? Because the reason is different. फॉर एवरी पर्सन, डीप रूटेड कॉज हर इंसान के लिए जो वो बैगेज लेकर आ रहा है अपनी ज़िंदगी का या माजी का या ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस का, वो हर एक के लिए डिफरेंट है। दैट्स वन ऑफ द रीज़न जो माहिर नफ्सियात का काम है, वो किस तरह साइकेट्रिस्ट से डिफरेंट होता है कि माहिर नफ्सियात ने डायग्नोसिस करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ कि क्या उसकी वजूहात क्या है। जब डायग्नोसिस होगा तो रोड मैप बनेगा फॉर द ट्रीटमेंट। अच्छा, ये भी देखें आपके कुछ लोग तो इस चीज़ तक पहुंच ही नहीं पाते कि उन्हें ये मसाइल दरपेश हैं, एक्सेप्टेंस नहीं है, डिनाइल में नहीं है, डिनाइल में चले जाते हैं। या फिर ये भी होता है कि फैमिली क्या सोचेगी, जैसे जुनेद ने कहा कि पागल तो नहीं हो गया कि ये डॉक्टर के पास जा रहा है, इसको कुछ इस तरह के डोंट से अभी भी लोग ये सोचते हैं, लेकिन अपकमिंग जनरेशन इज आउट ऑफ इट। बिल्कुल ऐसे। बट ये हम देख रहे हैं कि ये कॉजेज जो है ये आगे चल के डाइवोर्सेस की वजह बन जाती हैं। बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ रेशो बढ़ती जा रही है तलाक की, और फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, शादियाँ इस वजह से इस तरह से हो रही हैं। पता नहीं कौन कौन सी रीजंस होती हैं इसके बिहाइंड। आप समझते हैं डिप्रेशन, एंग्जाइटी ये भी एक बड़ी वजह है शादियों के टूटने की? अच्छा, ये जो है थोड़ा सा इशाल, काफ़ी आपने 2-3 चीज़ों को इकट्ठा किया है, मैं उसको 1 by 1 सेगमेंट को कवर करती हूँ। सबसे पहले तो आपने ये कहा कि डिप्रेशन जो है दैट इज़ एन आउटकम। वो क्या है? एक आउटकम है, कॉन्सिक्वेंस है, जो भी आप ट्रॉमा से गुजर रहे हैं वो तो उसकी एक मैनिफेस्टेशन है, उसका इजहार है। इजहार कैसे है कि बॉडी में जब कोई इन्फेक्शन होती है तो आप क्या करते हैं, बुखार होता है। बुखार होता है तो आपको पता चलता है बिकॉज बॉडी कैन नॉट स्पीक, ब्रेन कैन नॉट स्पीक, दे डोंट हैव द लैंग्वेज। सो व्हाट दिस, आपको बुखार होता है और बुखार से आपको पता चलता है कि अच्छा यार बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है, एंड देन यू गो, यू टेक द ट्रीटमेंट, यू गेट द एंटीबायोटिक्स एंड देन यू गेट ट्रीटेड। सिमिलरली जब ब्रेन को स्ट्रेस होता है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, डिप्रेशन ये नाम है ना, टेक्निकल टर्म्स है, डिप्रेशन है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, ब्रेन कैन नॉट स्पीक, जिसको हम बाद में किसी और प्रोग्राम में हम बात करेंगे, NLP टेक्निक होती है। ब्रेन कैन नॉट स्पीक। आप मुझे बताएं, अगर आप या मैं किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो ब्रेन की ज़बान नहीं, ब्रेन आपको सिम्टम्स, अलामात के थ्रू बताता है कि यार समथिंग इज रॉन्ग विद इन योर ब्रेन। आपकी बॉडी पे, उसकी शख्सियत पे उसके असरात शुरू हो जाते हैं, जहाँ से कि हमें आपने का पता चलता है। जस्ट लाइक गैजेट्स के अंदर, मोबाइल के अंदर अगर इसके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो इसकी स्क्रीन या इसकी फंक्शनिंग में, जो आपने अभी कहा, परफॉर्मेंस या फंक्शनिंग में इफेक्ट होना शुरू होगा। एक तो ये पहला जिसको कहते हैं कि हमारे लिए रेड सिग्नल होता है या अलार्म होता है, जहाँ से हमें पता चलता है यार समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर कमिंग टू द वर्क प्लेस, तो आप किसी से कहते हैं यार यू आर लुकिंग लो दीज डेज, इज एवरीथिंग ओके, या व्हाई यू आर साउंडिंग सो लो। ट्रू, ये तो सारी वो है। दूसरा, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की शाल के
डिप्रेशन की जो एक बढ़ती हुई जो रीज़न है, जो कि मैं आज हमारा जो मेन टॉपिक है कि जो बढ़ती हुई डिवोर्सेस हैं या जो तलाक की जो वजूहात हैं, जी उनको हम थोड़ा सा नफ्सियाती तौर पर देखते हैं, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं। अगर मैं आपको बेटा जी ये बताऊं ना कि बिकॉज आई हैव बीन डूइंग ऑलमोस्ट माय क्लिनिकल प्रैक्टिस फॉर द लास्ट 18-19 ईयर्स, तो अगर मैं जो रीज़न्स हैं ना उनको मैं जब अपनी जो ज़ाहिर है इसके ऊपर आपको पता है कि जब रिसर्चेज होती हैं तो डेटा लिया जाता है, हर कोई अपने अपने कल्चर का लेता है, लेकिन जो क्रॉस कल्चरल जो स्टडीज़ होती हैं, जो क्रॉस डिफरेंट कल्चर, हम फैक्चुअल डेटा के ऊपर बात नहीं करते। हम बात क्या करते हैं अपनी बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ आर पर्सनल ऑब्जर्वेशन या पर्सनल लाइकनेस या डिसलाइकनेस की बेसिस के ऊपर, या हमें इर्द गिर्द से जो अनऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती है। फैक्चुअल डेटा जो कहता है कि रीजंस क्यों, वो रीजंस जो हैं वो चेंज हो रही हैं विद द चेंजिंग टाइम। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, आपके पास जो केसेस आते हैं जी जी बिल्कुल, उसमें अक्सरियत क्या होती है? और मैं अपना सवाल भी उसमें ऐड कर देता हूँ ये भी कि अदम बर्दाश्त का कितना दारोमदार है, क्योंकि हम अमूमी तौर पे जो ड्रामे देख रहे हैं, जिन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा चीज़ें बन रही हैं, उसके बड़े गहरे असरात होते हैं। जो लॉन्ग मार्चेस भी किया जाते हैं, फेमिनिज्म की बड़ी बात की जाती है, लेकिन उसके मनफी और पॉजिटिव कितने असरात होते हैं, और क्या अदम बर्दाश्त भी किरदार अदा करती है रिलेशंस के ख़राब होने में? अच्छा, उसमें मैं जैसे कहा कि अगर मैं अपनी प्रैक्टिस को 5 साल पहले देखूं तो उसमें जो बेसिक रीजंस थी वो क्या रीजंस होती थी, मियाँ बीवी के जो डिवोर्सेस के केसेस आते थे या जो रिपोर्टेड केसेस आते थे या जो हम इर्द गिर्द से या क्लिनिक के अंदर जो डील करते थे, वो मेनली क्या होता था, मियाँ बीवी में डायरेक्ट इतना नहीं क्लैश होता था। द क्लैश इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द थर्ड सिग्निफिकेंट पर्सन। जॉइंट फैमिली जो टिपिकल दिखाया जाता है, सास बहू के, नंद के, भाभी के, ये इश्यूज की वजह से। या दूसरा क्या रीज़न होता था कि वर्किंग लेडी है या हाउसवाइफ है, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, ये होते थे प्रेशर, फैमिली प्रेशर। अब जो है ना वो रीज़न फॉर द लास्ट 5 years जो मैं देख रही हूँ वो चेंज हो गया। पूछिए क्या पहले, अब क्या चेंज हुआ? अब क्या चेंज हुआ है? अब ये चेंज हुआ है कि जो जिस डिजिटल एरा में हम लोग एंटर हो रहे हैं, प्राइमरीली आई एम एजुकेटिंग टू दी ऑडियंस, ये जो हम डिजिटल एरा में एंटर हो गए हैं, नाउ द बेसिक रीज़न ऑफ द डिवोर्स is this digital and social platform. वो कैसे? Too much information is coming from the social media. Every other person, यहाँ पे मैं चाहूँगी ज़रा मैं आपकी तवज्जो चाहूँगी कि every other person is talking about ज़िंदगी बेहतरीन गुजारने के 4 नकात, ज़िंदगी खुश रहने के 6 नकात। ये कोई कायदे आज़म के 14 नकात तो नहीं है जो आप बता रहे हैं कि जी ये नकात या ये, एंड यू आर कोचिंग द लाइफ ऑफ द पीपल। यहाँ पर जो विद ड्यू अपॉलॉजी द रॉन्ग इंफॉर्मेशन विच इज़ बीइंग गिवन ऑन द सोशल मीडिया बाय एवरीवन, एंड अनफॉर्चुनेटली सम ऑफ द एंकर्स, सम ऑफ द मोटिवेशनल स्पीकर्स, सम ऑफ द सो कॉल्ड, मुझे नहीं पता, कुछ जी माहिर नफ्सियात भी अपने आप को कहते हैं, पहुंचा पा रहे हैं फैक्चुअल डेटा के बगैर, वो अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन, विदाउट एनी रिसर्च, विदाउट एनी फैक्चुअल डेटा, वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है वो जब सोशल मीडिया पे डालते हैं। आपको पता है आजकल के बच्चे जो हैं, जो यूथ है स्पेशली, आप तो चले फिर मेंटली मैच्योर है, यू नो हाउ टू फिल्टर द इंफॉर्मेशन, what to take inside your brain and what to filter it out. वो जो स्क्रॉल कर रहे हैं सब कुछ उनके सामने That's my point that इसके अंदर भी जब आप वायरसेस या फिल्टर्स लगाते हैं और वो आपको पॉप इन करता है, whereas the gadget which is in your hand, it is bombarding all the type of the information when you are scrolling. अब उस पे सुनिए कि recently I would like to give an example कि आपने reasons की जब बात की कि जी जो तलाक की या जो marital conflicts अगर कह लें, जो कि ultimate पे डिवोर्सेस में जो है वो कन्वर्ट होती हैं, उसमें देयर वाज रिसेंटली मैं देख रही थी कि आप इसको डिप्रेशन और एंजाइटी से हटा रही हैं, मतलब ये डिप्रेशन और ये तो उसका आउटकम है ना, ये तो उसकी आउटकम है। आफ्टर डिवोर्सेस आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी होती है तो हमें बर्दाश्त होता है ना। डिप्रेशन और एंजाइटी जब आप स्ट्रेसफुल होते हैं तो अदम बर्दाश्त पैदा होती है। रिसेंटली आपने पूरी कौम को, मैं ज़रा थोड़ा सा इसलिए बता रही हूँ इजी अल्फाज में, किस पे लगा दिया है कि जी औरत रोटी गोल बनाए या औरत सुगड़ हो तो घर चलेगा, यही पहले कहा जाता था। मर्द को खुश करने के लिए उसका जो रास्ता है खुशी का वो मैदे के रास्ते जाता है, ठीक, उसको इम्पोर्टेंस दे दी किचन को, एक्सक्यूज मी।
अब रिसेंट ट्रेंड क्या चेंज हो रहा है? रिसेंटली आई हैव सीन अ लेडी टॉकिंग ऑन द दिस इन अ टॉक शो, और बड़े उन्होंने अजीब किस्म के अल्फाज भी इस्तेमाल किए जो कि अ लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट दैट ऑन द सोशल मीडिया कि जी मर्द को खुश रखने के लिए, इवन आई कैन नॉट यूज़ दैट वर्ड, औरत को अगर तवाइफ भी बनना पड़े तो वो उसे बनना चाहिए। नो यहाँ से आप समझिए मतलब सोशल मीडिया पे व्यूज लेने के लिए, रेटिंग के लिए, मेरे ख्याल में TRP के लिए व्हेन यू यूज दीज नेगेटिव बजिंग वर्ड्स जिनको आप कहते हैं टू गेट दी क्विक एंड द शॉर्ट फेम, वहाँ पर आप ये भूल जाते हैं कि कोई भी औरत कोई पपेट नहीं है और किसी को भी खुश करने के लिए कुछ ना नहीं करता मर्द फिर। पपेट है ना औरत पपेट है, इंसान पपेट नहीं है। जब वी नीड एज अ प्रोफेशनल वी नीड टू टॉक ऑफ ह्यूमन डॉक्टर नेचर। साहिबा ये किसी की भी इनफरादी तौर पे उसकी राय हो सकती है, जाहिर है लेकिन जो फॉलो करने वाला है उनको तो आपने मिसगाइड कर दिया। समझने की जरूरत है। वी हैव टू स्टॉप सच काइंड ऑफ वोकैबुलरी। आप मुझे एक बात बताएं, जब मैं जब कपल थेरेपी करती हूँ क्लिनिक के अंदर और हम बेसिक फैक्टर्स देखते हैं कि क्या चीज़ें जो हैं वो दोनों में क्लैश कर रही हैं, आप मुझे बताएं कि आप जो है जो कपल्स मेरे पास आते हैं उनमें से आजकल जो फीमेल्स रिपोर्ट कर रही हैं, मैं थोड़ा सा ब्लंट हो रही हूँ क्योंकि अब टाइम चेंज हो रहा है तो हमें कुछ डिफरेंट, तो अक्सर फीमेल्स कहती हैं कि हमारे हस्बैंड्स जो होते हैं दे वॉच द नेगेटिव स्टफ और वी कॉल द पोर्नोग्राफी ऑन द गैजेट्स एंड दे एक्सपेक्ट अस टू बिहेव इन दैट वे विच इज़ वेरी आई मीन एम्बैरेसिंग हो जाता है। इसी आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि आप जो थेरेपीज करती हैं या जो आपसे रब्ता करते हैं आपके पेशेंट्स, उसमें दोनों जो फरीक हैं हस्बैंड वाइफ उनका होना कितना ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप सिर्फ हस्बैंड को गाइड कर रहे हैं और उसमें खातून नहीं है तब भी मसला उसी तरह बरकरार रहेगा, क्योंकि आप भी सही तरह से जान नहीं पाएंगे कि एग्जैक्टली गलती किसकी वजह से हो रही है, रिलेशन ख़राब किसकी तरफ से हो रहा है। तो ये कितना ज़रूरी है दोनों जो गाड़ी के पहिए हैं उनका अपना किरदार अदा करना और उनका फिर किसी डॉक्टर से रब्ता करना और किसी डॉक्टर से नहीं, माहिर नफ्सियात से साइकोलॉजिस्ट से और हल की तरफ आगे बढ़ना। हाँ जी, द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब इसको हम बोलते हैं, और अगर मेंटल इश्यूज हैं तो साइकोलॉजिस्ट इज द राइट पर्सन। वहाँ पर मैं ये आपको बात करती हूँ कि जब हम कपल, आपने कहा ये उसी तरह जब आप इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो दोनों के टेस्ट होते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल। सिमिलरली जब हम मैरिज रिलेटेड इश्यूज़ की काउंसलिंग करते हैं जिसको हम मैरिज काउंसलिंग भी बोलते हैं, उसमें कपल्स का सेशंस होता है। अनफॉर्चुनेटली यूजुअली मेल्स जो होते हैं वो उस कपल सेशन में अवॉइड करते हैं, लेकिन जो आ जाते हैं उनमें जो बेसिकली देखती हूँ वो क्या हो रहा है, बेहतर तो होंगे, लेकिन जो मुझे ये लग रहा है आजकल जो एक ट्रेंडिंग फैक्टर है वो ये है कि टाइम नहीं दे रहे हस्बैंड्स बिकॉज ऑफ द गैजेट। ठीक है, मैं फिर कह रही है घर आने के बाद नहीं, ये बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन जी आपके आप इस वक्त, क्योंकि हमारे पास भी टाइम थोड़ा कम है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस वक्त क्या मैसेज देंगी उन कपल्स को जो डाइवोर्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, जिनके रिलेशनशिप जो है वो ये काम करके इसको कम किया जा सकता है। बिल्कुल, आप ये करें और ये कम हो सकता है, या हम इस चीज़ कोपिंग स्ट्रैटेजीज आप बता रहे हैं, हम कोपिंग स्ट्रैटेजीज क्या बताएं। गैजेट्स को प्रॉपरली यूज़ करें। अगर आप काम करने के बाद घर आकर, ये बच्चे भी कहते हैं और फीमेल्स भी, वाइफ्स भी कहती हैं कि सोफे पे लेटे हुए हैं तो जी बस मोबाइल देखते रहते ने, दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स व्हिच अल्टीमेटली टर्न्स इनटू डिवोर्स। बच्चे भी उसी तरह मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, बड़े अपने नहीं, तो डिवोर्स की एक ये भी तो रीजन है ना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, या जो चैटिंग्स हो रही हैं लेट नाइट तक, ये घर भी आते हैं, ये मोबाइल पे लगे रहते हैं। हमें कहीं बीवियां कहती हैं बाहर नहीं लेके जाते, हमसे बात नहीं करते। अ लॉट ऑफ फीमेल्स दे से कि हम नेक्स्ट बैठे होते हैं, हमारी फिजिकल प्रेजेंस नो मीन। Now make sure, this is very insulting attitude. This is very insulting attitude that somebody is sitting next to you and you are on the mobile. ये आप अगर कोई बात कर रहा है आपके साथ तो आप उसकी बात भी नहीं सुन रहे, मियां बीवी यही तो प्रॉब्लम है, हस्बैंड्स ये कर रहे हैं। This is the main problem that we are not communicating. क्योंकि हम चाह रहे हैं कि थोड़े वक्त में आपसे ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात जो अपने नाज़रीन तक पहुंचा सकें, बिलीफ सिस्टम का या जो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना, ये कितना ज़रूरी है रिलेशन को बेहतर करने के लिए। बहुत सी ऐसी ख़वातीन उनके पास बहुत सी आसाइशें, नेमतें अल्लाह ताला की उनके आसपास होती हैं, लेकिन वो उसको एक्नॉलेज नहीं कर पा रही होती हैं और वो यही कह रही होती हैं मुझ पर बहुत बर्डन है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो ये कितना ज़रूरी है कि जो आपके पास है एटलीस्ट उसका आप थैंकफुल हों और खुश रहने की कोशिश तो कर सकते। इसको बोलते हैं अनहेल्दी कंपैरिजन्स। अनहेल्दी कंपैरिजन्स हमेशा, कि मैं अगर फॉर एग्जांपल कहूँ कि यार उसने ऐसे ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं, मैंने क्यों नहीं पहने हुए, उसने इस ब्रांड के इतने कपड़े लिए हैं, मेरे पास नहीं, उसका इतना बड़ा घर है, इसको बोलते हैं अनहेल्दी कंपैरिजन्स। एंड नो डाउट
अनहेल्दी कंपैरिजन लीड्स टू मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स। कि आप देखें जितनी महंगाई का ज़माना है, जिस मुश्किल तरीके से जो लाइफस्टाइल, वहाँ पर अगर आपकी डिमांड्स प्रैक्टिकल नहीं होंगी, रियलिस्टिक नहीं होंगी, तो लड़ाइयाँ होंगी तो इनटॉलरेंस पैदा होएगी तो दैट विल लीड टू डोमेस्टिक वायलेंस। इवन जो आजकल बहुत हो रहा है डोमेस्टिक वायलेंस, एंड देन डोमेस्टिक वायलेंस अल्टीमेट देन लीड्स टू डिवोर्स। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम फिर आपको प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, प्रोग्राम में आपको मदद करेंगे, क्योंकि हमें बहुत कुछ जानना है, अपने नाज़रीन तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है जो आज नहीं पहुंच पाती। जो इन्फॉर्मेशन डॉक्टर साहबा ने दी है वो भी बड़ी मुफीद है, अगर इस पर अमल कर लें हमारे नाज़रीन बहुत यूज़फुल है। और हम इंशाल्लाह आइंदा भी डॉक्टर साहब आपको ज़हमत देंगे कि आप हमारे प्रोग्राम में आएँ और ताकि लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जिस तरह से जुनैद हम देख रहे हैं और जिस तरह डॉक्टर साहबा ने भी हमें बताया, ये हालात जो है वो वाकई इस तरह बढ़ते चले जा रहे हैं। हम लोग इंटरनेट पर वो चीज़ें देख रहे होते हैं कि जिसको हम विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं, तो मेरे ख्याल में इसको थोड़ा इन पे काम करके फैमिली को टाइम देना, चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। और डॉक्टर के पास या माहिर नफ्सियात के पास जाने में कोई मुज़ायका नहीं। अगर आपके रिलेशन को वो बचा सकता है, आपके रिलेशन को बेहतर कर सकता है, तो और ये कोई बीमारी नहीं है, आपको खुदा ना खास्ता कोई पागल करार नहीं दे देगा, आपको जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक लेंगे, आप कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। एक बार आपको फिर से खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। नाज़रीन, दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और ऐसा बहुत सारे हमारे बच्चे जो वो साबित कर रहे हैं आजकल के दौर में कि अगर इरादे पुख्ता हों और कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। और आज हम आपको एक ऐसे मेहमान से मिलाएंगे जो सिन्फ नाजुक तो हैं, लेकिन उनके हौसले चट्टानों से भी ज़्यादा सख्त हैं। और सोशल मीडिया पे एक खातून ने उनकी वीडियो शेयर की थी, उनकी स्टोरी शेयर की थी, और वो बच्ची हैं मीरब, जो कि ना सिर्फ जॉब कर रही हैं बल्कि साथ में फ़ैशन डिज़ाइनिंग भी कर रही हैं, तालीम भी हासिल कर रही हैं, और बहुत सी हमारी लाखों करोड़ों बच्चियों के लिए एक मिसाल हैं। अब तो पड़ोसी मुल्क के अंदर भी उनके चर्चे हो रहे हैं कि जिस तरह से वो ये सारी चीज़ें अपने साथ लेकर चल रही हैं, और किस तरह से वो उन्होंने अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया अपने बच्ची होने को, लड़की होने को, और ये सारी चीज़ें किस तरह से मैनेज कर, वसाइल ना होने को। बिल्कुल मीरब, बहुत शुक्रिया आपका। मीरब हमारे साथ स्टूडियो में आपको वेलकम कहेंगे। वेलकम टू शो मीरब। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत थैंक यू मीरब। मीरब, किस तरह से मैनेज कर रही हैं आप, क्योंकि रात को आप राइडर की जॉब करती हैं, सुबह उठ के आप जब यूनिवर्सिटी अपने कॉलेज को ज्वाइन करती हैं, कितना मुश्किल है ये सब मैनेज कर लेना? जी मुश्किल तो है, बट खुदा हिम्मत दे देता है और मैं कर लेती हूँ। बस मेरी मम्मा जो हैं वो कहती हैं कि जो भी करो जी से करो, ये जान के कि खुदावन के लिए करती हो, ना कि आदमियों के। तो ये आपकी एफर्ट, ये सफ़र शुरू कहाँ से हुआ? कब से आप जॉब कर रही हैं? ज़रूरत क्यों पेश आई? और फिर क्या क्या चैलेंजेस थे जिसको फेस करके आज आप हमारे सामने बैठी हैं? एक्चुअली पहले जो था वो मैं जब तक कॉलेज किया, यूनिवर्सिटी जब आई हूँ, तब मेरे पास ये कोई वसीला नहीं था कि मैं यूनिवर्सिटी आ सकती। क्योंकि मेरे फादर बीमार हो गए, उसके बाद 2021 में उनकी डेथ हो गई है। तो इस वजह से कोई ऐसा वसीला नहीं था कि मैं कर पाती। तो मेरे 2 भाई हैं, तो भाई एक के डायलिसिस होते हैं, तो भाई तो बहुत मुश्किल से उन्हें सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता डायलिसिस का खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो मेरे लिए थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि मैं अपनी स्टडी को, लेकिन आपने हिम्मत नहीं आ रही। तो इस वजह से KFC का बहुत शुक्रिया कि KFC ने मुझे ये मौका दिया कि मैं KFC में फ़ीमेल फर्स्ट राइडर हूँ जो डिलीवरीज करती हूँ। तो इस तरह से मैं मैनेज कर। ये कितना मुश्किल होता है, क्योंकि हम देखते हैं मेल राइडर्स का ट्रेंड है, मेल राइडर्स ही आते जाते हैं, और इस तरह से फीमेल्स का बाइक पर जाना और लोगों को डिलीवर करके आना रात का वक्त होता है, तो कितना मुश्किल है, कितना चैलेंजिंग है ये बहुत। रिस्पॉन्स कैसा होता है लोगों का? क्या कोऑपरेट करते हैं? मोस्टली जो कस्टमर्स होते हैं वो तो हैट्स ऑफ करते हैं, बट कुछ लड़के जो है वो तंग करते हैं। अच्छा, फील्ड के अंदर? जी नहीं, फील्ड के अंदर तो जो मेरे कोलीग्स हैं वो बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत सपोर्टिव है। लाइक कहीं मेरी अगर बाइक भी ख़राब हो जाती है, मैंने एक कॉल करनी है, अगर वो जितनी मर्जी उनका काम है अटका हुआ, उन्होंने मुझे आके तो सपोर्ट करना है। कोलीग्स बहुत अच्छे हैं, बट जो बाहर के लोग हैं ना,
वो अच्छे नहीं है, वो थोड़ा सा कुछ क्लाइंट्स हैं जो तंग करते हैं, की सोसाइटी को भी तो फेस करना बुलिंग करते हैं, बच्ची देख के, लड़की करते हैं, लड़की देख के तो वो समझते हैं कि ये बस लड़की है, इसको हम जो मर्जी कहते हैं। अच्छा, इस सोसाइटी के इन लड़कों से मेरी ये गुजारिश है कि खुदारा थोड़ा सा ना आप लोग ऐसा इंसानियत दिखाया करें, जिस तरह से हम बच्चियां हमारी घरों से बाहर निकलती हैं तो उनको इस तरह से तंग नहीं करना चाहिए। हमारे अपने घरों में सपोर्ट नहीं कर सकते, क्या परेशानी है, सहारा नहीं बन सकते, तो कम से कम उनको तंग करना ये किसी तौर पर बेजायज़ नहीं है। इसके हलाल के लिए निकलते हैं, मेहनत के लिए, पढ़ाई के लिए और फैशन डिजाइनिंग करनी है। मेरा क्या इरादा है, क्या कुछ करना है आगे? मेरा नेक्स्ट यही इरादा है, मैं अपना ब्रांड लॉन्च करूं, बस यही सोच के मैंने फैशन डिजाइनिंग इससे पहले मैंने बीएससी साइकोलॉजी की है पंजाब यूनिवर्सिटी से, बट मुझे मेडिकल में इंटरेस्ट नहीं था, अपने फैमिलीज की वजह से कर रही थी कि उन्होंने मुझे कहा था कि मेडिकल में जाओ, तो लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट था वो फैशन डिज़ाइनिंग में था। मैं चाहती हूँ कि जो जैसे वीआईपी लोग जो है लग्जूरियस ड्रेसेस, लग्जूरियस लाइफ अपनी स्पेंड करते हैं, तो जो दूसरे लोग मेरे जैसे हैं वो देखते हैं कि भाई हम क्यों नहीं कर सकते, तो मैं अपना कोई ऐसा ब्रांड लॉन्च करूं जिसमें वीआईपी से लेके सब लोग जो है वो मेरे ब्रांड से, मिडिल क्लास के लिए, बहुत बड़ी बात है ये कि आपके ख्वाब इतने बड़े हैं माशाल्लाह से। मीरा बल्ला आपके ख्वाबों को पूरा करे और आप जिस तरह से कामयाबी की सीढ़ियाँ अभी तक चढ़ रही हैं, आगे भी मज़ीद चढ़ती जाए और अपना ब्रांड बहुत जल्द लॉन्च करें। मैं और जुनेद जो है यहाँ पर बैठ के आपके ब्रांड की पब्लिसिटी कर रहे होंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे आपको इसी तरह से हम बुलाते भी रहेंगे। अच्छा, ये क्या वाकया है जो आपकी वीडियो एक वायरल हुई थी और पड़ोसी मुल्क के अंदर भी उसके चर्चे हैं, ये किस खातून ने आपकी वीडियो अपलोड की और किस तरह से सब कुछ हुआ? जी, ये लास्ट 2 ईयर की बात है कि आई थिंक 2022 की बात है। मेरी पिक्चर, मैं ऑर्डर देने गई थी, तकरीबन रात के 1:30 बजे का टाइम था, मैं ऑर्डर देने गई हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई थी मुझसे कि एक फीमेल लड़की रात के इस टाइम आई है, तो वो बहुत अच्छी लेडी थी और साथ में उन्होंने मेरा वेलकम करने के लिए 2-3 औरतें साथ में और भी बाहर आई थी लड़कियाँ, और वो बहुत वेलकमिंग थी, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे खुशामद किया और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्यों कर रहे हो, फिर मैंने उन्हें सारा बताया, उन्होंने मेरी परमिशन लेके पिक्चर क्लिक की, तो दैन उन्होंने, मुझे तो आइडिया भी नहीं था, तो मॉर्निंग में मुझे पता चला कि फैमिली ने अलाउ कर दिया या शुरू में? फैमिली तो बहुत सपोर्टिव है, फैमिली बहुत सपोर्टिव है, बस बाहर से कुछ हो जाते हैं हर्डल्स, बस उनको फेस करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत आ गई होगी, अब बहुत ज़्यादा हिम्मत आ गई है। तो इंशाल्लाह मीरब आप फैशन डिज़ाइनिंग में आ रही हैं, किस तरह के ड्रेसेस जो हैं वो आप इंट्रोड्यूस करवाएंगी, मार्केट में लाएंगी, हमें भी थोड़ा सा बताएं ना अपने। आज क्योंकि इंटरनेशनल यूथ डे भी है, तो यूथ के लिए क्या मैसेज होगा कि किस तरह से अपनी हिम्मत और कोशिश से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, और आप जो करने वाली हैं उसके बारे में, प्लान्स के बारे में बताएं। मैंने तो आपको बताया कि मैं अपना ब्रांड क्यों लॉन्च करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे दिल की खुद अपनी एक ख्वाहिश है कि मैं ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स पे जाके शॉपिंग करूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ अगर मैं नहीं कर पाती तो जो आने वाली नस्ल है, जो आएंगे, वो कम से कम इस चीज़ को सफ़र ना करे, वो ये चीज़ों को वेयर कर। आप यूथ के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो आज इंटरनेशनल यूथ डे भी है। बहुत सारे हमारे बच्चे जो हैं वो हम देख रहे हैं, हम कहते हैं ना पाकिस्तान की मट्टी जो बड़ी जरहेज है, उसमें से सोना टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है। बहुत सारे ऐसे हीरे जो हैं उनको तराशने की ज़रूरत है कि वो आने वाले दिनों में बहुत नाम रोशन। बिल्कुल, और मीरब जैसी बच्चियों को, ख़वातीन को, यूथ को बुलाने का मकसद भी ये है कि इनकी ना सिर्फ हौसला अफजाई की जा सके, बल्कि ऐसे बहुत से बच्चे बच्चियाँ जो करने की ख्वाहिश तो रखते हैं लेकिन वसाइल की कमी की वजह से कर नहीं पाते, जिम्मेदारियों की वजह से नहीं कर पाते, तो ये उनके लिए मिसाल है कि अगर आपके अंदर हौसला है, हिम्मत है और आपके अंदर टैलेंट मौजूद है तो फिर कोई भी चीज़ रुकावट आपके लिए बन नहीं सकती। तो मीरब ख़ास तौर पे हमारी यूथ के लिए कुछ अपने इस जो सक्सेस स्टोरी है इससे रिलेटेड कुछ बताएगा ताकि उन्हें भी हौसला हो, उन्हें भी हिम्मत पैदा हो और जिस तरह से आपने ये सारी चीज़ें फेस की हैं उनके लिए मसाइल ना हो। एक्चुअली मैं तो यही कहना चाहूँगी कि हमारी पाकिस्तानी अवाम जो है वो यूथ को जो है वो सपोर्ट करे। हमारी यूथ को सपोर्ट नहीं कोई करता, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए वर्टिबल कॉलम जो हमें स्टैंड करती है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है हमें खड़े होने में, बैठने में हमारी मदद करती है, ऐसे ही जो है वो हमारी यूथ के साथ अगर हमारी जो कौम अगर खड़ी रहेगी तो यूथ को पावर दे सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मीरब। यूनिटी का मुजाहरा करना होगा। थैंक यू सो मच मीरब, आप हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारी गेस्ट थी और मकसद ये था मीरब को बुलाने का कि इनकी जो स्टोरी है उसे आप सबके साथ शेयर किया जाए और अब तो सरहद पार भी
इनकी एफर्ट के, इनकी मेहनत के चर्चे हो रहे हैं, तो फिर हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे चेहरों को, ऐसे मेहमानों को, ऐसी बच्चियों को आपके सामने लेकर आए, इनकरेज करें, ताकि हमारी बहुत सारी बच्चियां घरों से बाहर कदम नहीं निकाल पाती हैं हमारी सोसाइटी की वजह से, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है वो उन्हें बाहर निकलने नहीं देती। जिस तरह से मीरब ने भी हमें बताया कि लोग तंग करते हैं, तो अगर हम ये करना छोड़ देंगे तो हमारी बहुत सारी बच्चियाँ जो कि पढ़ाई सिर्फ इस तरह से नहीं कर पाती हैं कि वालिद सर पर नहीं है, भाई सर पर नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, तो उन्हें वो खुद कमा कर अपना बोझ उठा सकती हैं, अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर सकती हैं। तो मेरे ख्याल में हमारी सोसाइटी को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। बिल्कुल बदलने की ज़रूरत है, और बदलने से फ़ायदा आपका भी होगा, इस मुल्क का भी होगा, और यकीनी तौर पे फैमिली की जो सपोर्ट है वो भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे बच्चियों को, फैमिली को भी उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, ना कि आप उन्हें डिस्करेज करें। तो इस हवाले से ये एक सेगमेंट था, मकसद ये था कि आज जो इंटरनेशनल यूथ डे है, इस मौके पे पाकिस्तान की यूथ को भी रिप्रेजेंट किया जा सके। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर इशूज़ पे बात। स्टे विद अस। तो नाज़रीन, अब कुछ बात हो जाए कराची की टूटी फूटी सड़कों की, जिसने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। और एक दरीना मसला है, जब लाहौर से ख़ास तौर पे कोई कराची जाता है, कराची वाला लाहौर आता है, तो एक जो चेंज है वो देख के बहुत हैरत होती है कि इतना बड़ा, इतना खूबसूरत रोशनियों का शहर जिसको कहा जाता था, उसका जो खंडर की तरह हाल कर दिया है। जिस तरह से जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, जिस तरह से जगह जगह कचरा कुंडियाँ हैं। और एक जो चीज़ है उस पर मज़ीद हैरत होती है कि बिला तफरीक जो पॉश इलाके हैं या जो पसमानदा इलाके हैं, जो नशेबी इलाके हैं, सब जगह भी आपको एक ही तरह का कचरा कुंडियाँ और एक ही तरह के गड्ढे, एक ही तरह का बुरा हाल इंफ्रास्ट्रक्चर का दिखाई देता है, जो कि अलमिया है। बिल्कुल, सड़कों का हाल देखें तो वो बुरा है, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। अगर हम देखें मैन होल्स खुले में हैं, बच्चे उसमें गिर जाते हैं, वो हादसात का शिकार हो रहे हैं। हम कहीं पर भी सनत है, तिजारत है, हर चीज़ नुकसान में जा रही है। मतलब हम देख रहे हैं कि कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो हम इस पर बात कर लेते हैं, हमारी नुमाइंदा रबिया खान वहाँ पर मौजूद हैं। रबिया, आप बताइए, जो टूटी फूटी सड़कें हैं, जो नुमाइंदगान हैं, वो निकलते तो होंगे बाहर, देखते होंगे वो भी इन सड़कों का हाल। स्ट्रीट क्राइम जो है वो बढ़ता जा रहा है इन्हीं सड़कों की वजह से। जब सड़कें टूटी होंगी, गाड़ी स्लो होगी, तो स्ट्रीट क्राइम वालों को मौका मिल जाएगा। तो इसके ऊपर हुकूमत क्या करती हुई नज़र आ रही है आपको? जी बिल्कुल, यहाँ पर हम अगर कराची की बात करें तो सबसे की यकीनन जो है वो सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। और जहाँ तक आपने हुकूमती नुमाइंदों की बात की, तो 14 अगस्त जो है वो आने में नहीं है। और इस वक्त मैं गुरुमंदिर रोड पर मौजूद हूँ और मेरे सामने जो है वो नज़ारे कायद है, जबकि आप मेरे अकब की जो सूरत हाल है सड़क की वो देख सकते हैं। बड़े बड़े गड्ढे जो है वो पड़े हुए हैं, साथ साथ उसमें बारिश का पानी जमा है। अच्छा, रबिया की आवाज़ जो थोड़ी ब्रेक हो रही है, हम रबिया से बात करने की कोशिश करेंगे। जुनैद, आपने भी कराची बहुत बार विज़िट किया होगा, देखा होगा शहर कायद को कि किस तरह के हालात हैं। और हम कहते यही रोशनियों का शहर है, दुनिया भर में रोशनियों का शहर कहलाए जाने वाला ये जो शहर है, इसकी जो हालत ज़ार है वो वाकई में अच्छा, आज भी इशाल, जब हम वो ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें कुछ देखते हैं जहाँ पे गोरे पाकिस्तान में छुट्टियाँ मनाने आया करते थे, और हैरत होती है, यकीन भी बाज़ुकात नहीं आता कि क्या ये वही शहर कायद है जिसका इतना बुरा हाल कर दिया गया है, जहाँ पे जो समुंदर की वजह से जो इस शहर की अहमियत है, जो खूबसूरती है, उसको तो चार चांद लगाए जा सकते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वसाइल हैं, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के साथ इस तरह का सलूक कतन भी ये शहर डिज़र्व नहीं करता। रबिया एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। रबिया, क्या कोई भी ओन करने को तैयार नहीं है? इन मसाइल का हल तलाश तो सारे करने का दावा करते हैं, लेकिन फिर हो क्यों नहीं पाता? जी बिल्कुल, मसाइल के हल के लिए दावे तो जो है वो बहुत किए जाते हैं। और सड़कों के हवाले से अगर बात की जाए तो बारिश से कबल मुतअद्दिद सड़कों पर जो है वो जो है वो कारपेटिंग भी की गई थी। और लेकिन हमने ये देखा कि मुकम्मल जो है वो सड़कें नहीं बनाई जाती। जिस तरह कहीं गड्ढा मौजूद है तो वहाँ पर जिसे कहा जाता है चेपियाँ लगाना, तो वो जो है वो कर दी जाती है। और उसके बाद जब बारिश होती है तो वो जो कारपेटिंग है वो बहती हुई दिखाई दे रही है। और उसके बाद जो सड़कों की सूरत हाल है वो एक बार फिर जो है वो पुरानी सूरत हाल है। और अब जो है वो क्योंकि बारिश का पानी भी जमा है, तो इस वक्त तो लगता नहीं है कि सड़कों की जो है मुरम्मत का काम किया जा सकता है। मुख्तलिफ इलाकों की अगर बात करें, इस वक्त गुरुगंज मंदिर पर मौजूद हूँ, यहाँ भी सूरत हाल यही है। इसी तरीके से अगर हम नाजमाबाद जाएँ, या वहाँ पर भी सखी हसन में भी सूरत हाल जो है वो सड़कों की इसी तरीके से। अगर आपको रंगी जाएँ, चाहे आप महमूदाबाद की गलियों की बात करें, तो वहाँ भी सड़कें जो है वो खासी टूट फूट का शिकार है। इसी तरीके से गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर की गलियाँ भी जो है वो टूट फूट का शिकार है। और बारिश का पानी जमा होने के बायस जो है वो मजीद जो है वो अजियत बन जाती है। कराची का मौसम जो है वो खासा खुशगवार हो गया, लेकिन शहरी कहते हैं कि सड़कों की जो सूरत हाल है, तो जब तक वो घर में रहते हैं तो मौसम अच्छा लगता है, लेकिन बाहर निकलने के बाद जो है वो बारिश जो है वो रहमत बनती हुई दिखाई देती है। किसी किस्म की कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही।
कहीं कोई काम नहीं है, रबिया, काम ना होने के जो हालात हैं कराची के बहुत ही नासाज हैं और जिस तरह 14 अगस्त आने वाली है हालात और ज़्यादा ख़राब हमें नज़र आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हुकूमती नुमाइंदगान से ये दरख्वास्त करते हैं कि हालात बेहतर करने की कोशिश एटलीस्ट करें। आप कोशिश ही करें तो बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा। यहाँ पर हम कुछ ब्रेक ले लेते हैं। जी हाँ, ब्रेक के बाद हमने बताना क्या कि हफ्ता कैसा गुजरेगा। बिल्कुल जी, ये हफ्ता कैसा गुजरेगा आप सबको इंतजार होगा इस बात का कि ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, क्या क्या होने वाला है और क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं करना चाहिए हमें, इस पर बात करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको कहते हैं खुशामदीद। हम बात कर रहे थे इशाल ब्रेक से पहले कि ये हफ्ता कैसे गुजरेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये तजस्सुस होता है और बाज़ लोग तो खैर इसे गलत भी मानते हैं, सबके अपने अपने बिलीफ सिस्टम है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अपनी अगली मेहमान से जान सकें कि अमूमी तौर पे इसमें हकीकत कितनी होती है और इसके असरात कितने होते हैं। आपको पता है, आप कह रहे हैं ना कि कुछ लोग बिलीफ सिस्टम है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। कुछ लोग तो पहले ये चेक करते हैं, उसके बाद घर से बाहर निकलते हैं, बिजनेस की शुरुआत करते हैं। तो इसलिए हम उनसा शाह जो है हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी टैरो कार्ड रीडर मेहमान है। बहुत शुक्रिया उनसा शाह, आपका प्रोग्राम में आपको वेलकम कहेंगे। क्या कहेंगी आप, कितनी सदाकत होती है इसमें और क्या आज का जो ओवरऑल हफ्ता है ये पाकिस्तान के लिए हम पूछ लेते हैं कैसा गुजरने वाला है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिल्कुल हकीकत तो होती है, ऑब्वियसली एनर्जीज हैं, एक नॉलेज है और देखिए 100% तो इस पे आप बिलीव नहीं करना चाहिए। ये गाइडेंस के तौर पे आप ले सकते हैं इसको, आप इसको प्रोटेक्शन के तौर पर नहीं लें कि फ्यूचर जो है वो इस तरह होगा। लेकिन आपको टैरो जो है उसमें ये क्वालिटी है कि आपको गाइड करता है कि आप अपनी लाइफ को किस तरीके से पॉजिटिव कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो एनीवेज हम स्टार्ट लेते हैं एरीज से। सबसे पहला जो स्टार है ज़ोडिक साइन है एरीज, बुर्ज-हुमल कहा जाता है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा इसको एज अ गाइडेंस लेना चाहिए, तो एरीज वालों को फाइनेंशियली थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो थोड़ा सा होल्ड करें और जल्दबाजी आपने नहीं करनी है। इस वक्त एरीज वालों के लिए फाइनेंशियल इश्यूज मुझे नजर आ रहे हैं। आप पैसे खर्च भी कर देंगे, इन्वेस्ट भी करेंगे। ठीक है, ये हो गया एरीज का। तो उनसे हमारे पास कुछ वक्त की भी कमी है, तो हम चाहेंगे कि एक पॉइंट हर स्टार का बताते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। आपने इतना वो टाइम जो है ना लिमिटेड मुझे दिया है। तो आपसे रात करने में कुछ देर हो गई, अगली बार इंशाल्लाह ज्यादा टाइम देंगे। जी टॉरस की बात करते हैं। टॉरस वालों के लिए लोग बहुत हसद कर रहे हैं, तो जो भी काम करें जरा शेयर मत करें लोगों के साथ, अपने हद तक रखें तो ज्यादा बेहतर है। चाहे रिलेशन हो, चाहे फाइनेंसेस हो, चाहे जॉब करने वाले हैं, तो अपने हद तक जो है मामलात अपने रखें, शेयर नहीं करें। अब जेमिनाई की बात है, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। यहाँ पे जेमिनाई वालों के लिए लव रिलेशनशिप में थोड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं, ब्रेकअप्स हो सकते हैं, शादी की सिचुएशन भी इतनी कोई अच्छी जेमिनाई वालों के लिए नजर नहीं आ रही। कैंसर की बात करते हैं। कैंसर वाले बहुत कंफ्यूज रहेंगे आने वाले टाइम में। चॉइसेस उनके पास होंगी, ऑप्शंस होंगे, चाहे लव हो, शादीशुदा जिंदगी हो या फाइनेंसेस हो, करियर हो, अपॉर्चुनिटीज होंगी, लेकिन कंफ्यूजन्स रहेंगे उनके माइंड में। अब बात करते हैं लियो की। लियो वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है इस वक्त। अगर इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस करते हैं या शादी के बहुत अच्छे लियो के लिए चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। आपने ये बड़ी अच्छी बात बताई है, क्योंकि मैं पर्सनली लियो का स्टार भी लियो है, तो मैं बड़ी कुछ और भी बता दें। शादी वाला मामला तो इनके लिए नहीं है, इनके लिए भी कुछ टिप बता दें, क्या करना चाहिए? हाँ, कंसीव कर सकती हैं लियो वाली खवातीन, शादी के बहुत अच्छे चांसेस हैं। वर्गों की बात करें तो यहाँ रोमांटिक एनर्जी नजर आ रही है। कोई आपके साथ कोई दोस्ती हो सकती है, कोई नया रिलेशन बन सकता है, किसी के साथ नाराजगी हो गई है तो पैचअप हो सकता है। बिजनेस में पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी वर्गों के लिए, और ट्रैवलिंग उनके लिए बहुत अच्छी रहेगी। लिब्रा के लिए डेविल की एनर्जीज हैं, तो थोड़ा सा अगर किसी से दोस्ती करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, थोड़ा सा सोच समझ के बनाएं। कोई आपको चीट कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। पैसों के मामलात में भी जो है लिब्रा को कोई धोखा दे सकता है, तो बहुत सोच समझ के काम करें। स्कॉर्पियो की बात करें, कोई न्यू बिगिनिंग नजर आ रही है, स्पेशली कोई नया दोस्त बन सकता है, नया रिलेशनशिप बन सकता है। ट्रैवल स्कॉर्पियो के लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्कॉर्पियंस के लिए आने वाले टाइम में पैसा खर्च हो रहा है, तो पैसा जो है वो जो भी इनकम हो रही है खर्च होता हुआ लग रहा है। सेजिटेरियस की बात करें, यहाँ पे सेजिटेरियस के लिए भी कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, कोई नया बिजनेस, कोई नया वेंचर, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई जॉब मुझे नजर आ रही है। तो सेजिटेरियस बहुत एक्साइटेड नजर आ रहा है।
और अगर रिलेशन में भी आते हैं तो भी मुझे लगता है शादी के बहुत अच्छे चांसेस हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए बात करें तो यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को गुड न्यूज़ आने वाली है, स्पेशली जॉब से रिलेटेड जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं या कोई बिजनेस स्विच करना चाहते हैं या एक्सपेंड करना चाहते हैं, उनके लिए कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत अच्छा टाइम है। और अगर एक्वेरियस की बात करें तो एक्वेरियस वालों के लिए शादी के बहुत अच्छे चांसेस हैं, रोमांटिक एनर्जी नज़र आ रही है, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नज़र आ रही है, आगे फैमिली बनती हुई नज़र आ रही है एक्वेरियस के लिए। लेकिन पैसा खर्च होगा, कोई तकरीब में जा सकते हैं, शादी में शिरकत कर सकते हैं, तो एक्वेरियस वालों के लिए बहुत, अगर पार्टनरशिप करें बिजनेस में तो भी एक्वेरियस के लिए बहुत अच्छा है। और पाइसेस की बात करें, पाइसेस के लिए सबसे पहले ट्रैवल बहुत अच्छा है, ट्रैवल करें, चाहे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रैवल करें, फैमिली ट्रैवल करें। ट्रैवल में अगर रुकावटें आती हैं या अब्रॉड मूव करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। यहाँ पर पाइसेस के लिए अप डाउन रहेंगे, कुछ चैलेंजेस रहेंगे, चाहे लव रिलेशन हो, चाहे मैरिड लाइफ हो, चाहे उनका बिजनेस हो, जॉब हो, अप डाउन चलेगा। लेकिन पाइसेस वाले बहुत फोकस्ड हैं हर चीज में, अगर डिवोटेड होकर अपना काम करेंगे, डिटरमिनेशन। अच्छा, कुछ विर्गो का भी बता दीजिए जी, विर्गो के बारे में भी उनसा हमें थोड़ा कुछ विर्गो से मुतालिक भी बता दीजिए। वर्गो कल मैं बता चुकी हूँ, लेकिन वर्गो वाले बहुत जजमेंटल हुए हुए, कंफ्यूज हुए हुए, कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं। थोड़ा सही हो जाए जुनेद जी। असल में ये जुनेद का है वर्गो, तो उनका इश्यूज हैं, कोई भी काम करते हैं इश्यूज जो है ये रिजॉल्व कैसे होंगे? मैं ये इशाल को भी काफी इश्यूज लग रहे हैं मेरे में, इसलिए आप बता दीजिए इसका हल क्या है। कॉन्फिडेंस, आपको ट्रस्ट इश्यूज बहुत हैं, लोगों ने हो सकता है आपको बहुत चीट किया है या तरफ से धोखे मिले हैं या आपको बहुत लॉसेस हुए हैं, इसलिए अब आपको ना ट्रस्ट इश्यूज हो गए। और कैसे ये मसला हल होगा? आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, बढ़ाएंगे, अपने ऊपर यकीन करेंगे, अपने ऊपर थोड़ा सा यकीन दूसरों पर भी कर लें, अगर धोखे खाए हैं कभी जिंदगी में तो देखें आपके प्रेडिक्शन की वजह से ना इशाल को भी मौका मिला। धोखे खाने के बाद दोबारा तो नहीं यकीन हो सकता ना, इसलिए अपने ऊपर यकीन रखें, जी अपने ऊपर यकीन रखें। तो अच्छा, जिस तरह से हम ये देखते हैं कि सितारे देखकर कुछ लोग चलते हैं, अपना कदम भी बाहर वो सितारे देखकर निकालते हैं, और फिर क्या आगे ज़िंदगी में होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, वो सब कुछ सितारों की चाल को देखकर चलते हैं, कुंडलियाँ जिसको मिलाना कहते हैं। तो वो क्या ये दुरुस्त है कि हम लोग खुदा पर बिलीव करने की बजाय हम टैरो कार्ड्स के ऊपर बिलीव करें और हम उनके मुताबिक चलें? नहीं, ऑब्वियसली अल्लाह ताला से तो हम किसी इल्म को कंपेयर कर ही नहीं सकते ना, तो जाहिर है बेहतरीन जो हमारे गाइड हैं वो अल्लाह ताला की ज़ात है। बाकी ये एक नॉलेज है, आप इसको एक लिमिट नॉलेज है, उसको उस हद तक लेना चाहिए, उस पर पूरी तरह से दारोमदार नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच, हमारे साथ मौजूद थी आप, और उम्मीद करते हैं कि प्रेडिक्शन बताई है, पेशगोई बताई है मुख्तलिफ सितारों से लेकर, उसके ऊपर लोग भी अपने इस्लाह कर सकेंगे, अपनी ज़िंदगियों में बेहतरी लेकर आ सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, और इसको आपने रास्ता नहीं समझ लेना, ये एक आपको थोड़ा सा गाइडनेस आपको मिल जाती है कि आपको आने वाले दिनों में थोड़ा सा संभल कर चलना है, वो आपके इन्वेस्टमेंट हो, रिश्तों में, में क्या बेहतरी लाई जा सकती है। बिल्कुल, तो ये हम थोड़ी सी गाइडलाइन के तौर पर ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया, उनसा शाह हमारे साथ मौजूद थी, हमें उन्होंने गाइड किया और जिस तरह से तमाम सितारों के बारे में बताया। आप जो हमारे नाजरीन देख रहे थे उन्होंने भी देखा होगा कि आज सितारे जो हैं वो उनके क्या कह रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।